नहीं पूछूंगा, किसी से नहीं पूछूंगा। क्या? अरे यार अचानक से वो बैटरी एकदम वो पी गया सारी बैटरी को, वो क्या नाम है नेट। हाँ लगभग 30% थी। हाँ मैं जॉइंट्स पूछने वाला था, पर मैं जॉइंट्स अगले वाले में पूछूंगा मैं ऐड करके। मतलब मैं इसको थोड़ा और चेंज करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए इसके अंदर? मतलब मैं खाली रिवीजन करा दूं एनसीईआरटी का पूरा, पूछने वाला सिस्टम सही है ना? हाँ इसमें मैंने एनसीईआरटी के सारे सारे पॉइंट कवर किए, जितने क्वेश्चन जहाँ बनने की प्रोबेबिलिटी है ना वो सारे कवर तो सारे कर लिए थे मैंने। ठीक है। जॉइंट में भी मैं वो पूछने वाला हूँ जो तुम भूलोगे, तुम गड़बड़ करते हो एनसीईआरटी की लाइन है, वो मैं पूछने वाला हूँ सारी की सारी। मतलब इसको रैंडमली दो, उसको तैयारी करके मत दो। रैंडमली का मतलब है ये देखो कि तुम्हें कितना मेमोरी बेस्ड याद है, उसमें मजा आएगा। नहीं नहीं आज नहीं, आज तो सर्विस कर लेंगे। आज मैं ट्रेवल पे होऊंगा, मतलब रास्ते में होऊंगा, तो जहां तक है संडे को या मंडे को मेरा होगा। आज सर्विस कराएंगे। हाँ सेम सेम हाँ। वही मैं डिस्कस कर रहा था। मैं एनसीईआरटी की वो लाइन है जहां से फिजिकल के क्वेश्चन बन सकते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है, बच्चे को सॉल्व नहीं करना, वो पूछ डालो सारा का सारा, देखेंगे बच्चे को इतना याद है। करें स्टार्ट। अच्छा इधर नहीं है कोई भी, सब गायब एकदम है ना? हाँ नहीं कोई नहीं, टेस्ट जरूरी है, टेस्ट भी जरूरी है। चलो नहीं तुम्हें जाना जा सकते हो। नहीं देखो मैं कभी वैसा टीचर नहीं हुआ क्लास में बैठ, फायदा होना चाहिए। अगर यहाँ फायदा है तो यहाँ बैठो, और तैयारी में फायदा है तैयारी में बैठो, बाहर रिवीजन करने में फायदा है फायदा। मुझे मुझे भाई मेन मेन पर्पस क्या है, अल्टीमेट क्या है? सिलेक्शन। तुम चाहे कुछ भी करो, सिलेक्शन दे दो। समझ में आया ना? बिना कोचिंग आए सिलेक्शन दे सकते हो, बिना कोचिंग आए सिलेक्शन दे दो, पर सिलेक्शन दे दो। हाँ कुछ गड़बड़ करोगे तो मैं टोक दूंगा, भाई ये गड़बड़ है। मार्क्स कम आएंगे मैं टोक दूंगा, बेकार रहा तेरा जाना, मार्क्स कम क्यों आए तेरे, तो उससे तो बैठता है यहाँ पर। ठीक है ना? इसलिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें बेनिफिट होना चाहिए, बस मेन चीज है सिलेक्शन होना चाहिए, और कुछ वो उसमें वो नहीं है। ठीक है करना है स्टार्ट। हाँ अरे ये तो लाइट चली गई क्या? कोई नहीं अभी आ जाएगी। मोड टीचिंग, तो आज देखो ये तो हम कवर कर चुके थे कल, वही एमटीपी तुमने कर लिया था ना कल, रिवीजन करा दूंगा। अभी आज का छोटा सा टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। एसटीडी और इनफर्टिलिटी, एसटीडी में पूछूंगा क्योंकि वो याद नहीं होती, मैं जब दो चार लोगों से पूछूंगा ना तो याद हो जाएंगी। ठीक है 9 डिसऑर्डर है, मैं यही याद करा दूंगा। इनफर्टिलिटी में समझा दूंगा बहुत अच्छे से, और इनफर्टिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं। जब तुम कर लोगे तो मुझे लगता नहीं कोई तुम्हें फिर कुछ बचेगा तुम्हारा। ठीक है चैप्टर में टाइम, अच्छा बंद थी क्या? अच्छा दूसरा वाला, ठीक है सही है। अब चालू करते हैं। कल मैंने सबसे पहले बताया थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एकदम कहानी की तरह सुनना, फटाफट खत्म करता हूं। तो मैंने दो टाइप के मेथड बताए थे, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब है जिसकी रिवर्सिबिलिटी होती है, और परमानेंट का मतलब है इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। ठीक है टेम्परेरी में मैंने नेचुरल मेथड की बात की थी, बैरियर मेथड की बात की थी, केमिकल मेथड की बात की थी, आईयूडी की बात की थी, इंजेक्टेबल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात की थी, इंजेक्टेबल की बात की थी, और लास्ट में इम्प्लांट की बात की थी। याद आ गया? ठीक है नेचुरल मेथड की मैं बात करता हूं तो तीन मेथड बताए थे, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है विड्रॉल मेथड, और लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये बहुत सिंपल थे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। केमिकल मेथड की बात करते हैं तो केमिकल मेथड का मतलब है हमने स्पर्मिसाइडल केमिकल यूज किए हैं। बैरियर मेथड की बात करते हैं तो एक ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्वेश्चन है कि कौन सा मेथड ऐसा है जो एसटीडी और एड्स से प्रोटेक्ट करता है। तो बैरियर मेथड में वही है कोंडोम और एक फेमीडोम फीमेल कोंडोम। ठीक है पूरे जितने भी टेम्परेरी और परमानेंट मेथड है सबके अंदर अगर मिला लिया जाए तो एक ही है जो इसमें हेल्प करता है। तो गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया, क्योंकि कहीं ना कहीं एड्स बहुत तेजी से फैल रहा था, कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। कोई डाउट यहां पर? तीसरा हम इस पर आ गए थे, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। नीट में देखोगे क्वेश्चन इस पर बहुत बनते हैं। ठीक है अगर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की बात करते हैं तो चार लाइनें मत भूलना। पहला, ये सेल्फ इंसर्टेड डिवाइस नहीं है, इसके लिए डॉक्टर्स या कोई एक्सपर्ट नर्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, अगर मैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की बात करता हूं तो फेगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं, क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी घटा देते हैं, इसलिए फेगोसाइटोसिस बढ़ जाती है। तीसरा मैंने इसके अंदर बताया था कि अगर दो बच्चों के बीच में गैप रखना है तो
भाई में जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड कौन सा है? आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड, ठीक है, फीमेल्स के लिए आईयूडी ही है। ये 4 एनसीईआरटी की लाइनें डायरेक्ट मिल जाती हैं, असर्शन रीजन में भी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी, और भी डिफरेंट टाइप से मिल जाएंगी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ आईयूडी की बात करते हैं तो 3 टाइप के मैंने आईयूडी बताए थे। एक इनर्ट, इनर्ट का मतलब है नॉन मेडिकेटेड, मतलब कुछ भी रिलीज नहीं करते, बस लिपिस लूप इनका नाम है, ध्यान रखना। छोटे छोटे लूप्स होते हैं स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक के, इनको यूट्रस में डाल दिया जाता है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म कोई नहीं है इनका, क्योंकि ये यूट्राइन मेम्ब्रेन को अनसूटेबल बनाते हैं फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता, बस एग्जाम्पल पर आता है लिपिस लूप, ठीक है। क्वेश्चन जो बनते हैं वो 2 पर बनते हैं। पहला ध्यान रखना है आपको, कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, और दूसरा हार्मोन। कॉपर में एक बात ध्यान रखनी है आपको कि भाई 50 माइक्रोग्राम पर डे कॉपर चाहिए, 50 माइक्रोग्राम पर डे कॉपर चाहिए। कॉपर करता क्या है? कॉपर यूट्राइन वॉल को स्टिमुलेट करता है टॉक्सिक साइटोकाइंस को रिलीज करने के लिए। टॉक्सिक साइटोकाइंस क्या करते हैं? ये स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस कर देते हैं, साथ में स्पर्म और ओवा के ऊपर प्रोटीन्स होते हैं, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग, उनको बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। यानी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी दोनों की खत्म कर देते हैं। ये मेन इसका मैकेनिज्म है। तो कॉपर टी कई टाइप की होते हैं, कॉपर टी 7, कॉपर टी 350, कॉपर टी ये, कॉपर टी वो। ये किस पर, किसके बेस पर है? कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, कि भाई 1 मंथ के लिए कॉपर लोड किया है, 2 मंथ के लिए किया है, 3 मंथ के लिए किया है, तो उसके हिसाब से हमने उसके डिफरेंट टाइप के नाम रख दिए, पर सबका मैकेनिज्म एक ही है। कॉपर आयन यूट्राइन मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, टॉक्सिक साइटोकाइन, और टॉक्सिक साइटोकाइन स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है ना एकदम? चलो, फिर हमने इसके बाद बात की थी हार्मोन रिलीजिंग। तो हार्मोन में ध्यान रखना, एक ही हार्मोन काम आता है, प्रोजेस्टेरोन। 2 नाम याद रखने, एक तो प्रोजेस्टा-सर्ट और एक LNG-20। प्रोजेस्टा-सर्ट में नॉर्मल प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, जबकि LNG-20 के अंदर लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, इट इज आल्सो प्रोजेस्टेरोन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। दोनों ही प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग, बस नाम अलग अलग है, प्रोजेस्टा-सर्ट और LNG-20। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। मैकेनिज्म मैंने कॉमन बताया था, अगर आप ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दो, तरीका आईयूडी हो या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो या इंजेक्शंस हो या इम्प्लांट हो, कोई भी तरीका हो, अगर आप ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा रहे हो आर्टिफिशियली, तो तुरंत ही क्या काम होंगे? सबसे पहले सर्विकल म्यूकस थिक हो जाएगा, ठीक है, जिससे स्पर्म की एंट्री रुक जाएगी, एक तरह प्लगिंग सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी को कंसीव करने में ये मैकेनिज्म यूज होता है। दूसरा, तुरंत इसके अंदर क्या होगा? जो फैलोपियन ट्यूब थी उसकी मोटिलिटी और सिक्रेटरी एबिलिटी सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि ये किसके लिए होती है? फर्टिलाइजेशन के लिए। नेचर नहीं चाहती कि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़े तो फर्टिलाइजेशन की कोई बात भी करे, मतलब बॉडी के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म हो, सप्रेस कर देता है, ठीक है। तीसरा, भाई बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन GnRH के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, और आप जानते हो GnRH ही LH और FSH को निकलवाता है। FSH फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ में एस्ट्रोजन के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी अगर GnRH नहीं निकलेगा तो कोई भी मैकेनिज्म नहीं होगी, ना फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, ना एस्ट्रोजन का सीक्रेशन होगा, ना यूट्राइन मेम्ब्रेन सुटेबल बनेगी इम्प्लांटेशन के लिए, यानी सब कुछ सीज कर जाएगा। सेम LH, LH नहीं निकलेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, LH नहीं निकलेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, यानी ल्यूटियल एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट? एकदम क्लियर है बेटा? एकदम ना। फिर हमने बात की बेटा ये सारी चीजें रुक जाएंगी अगर बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दोगे, ठीक है। तो अब एक तो तरीका ये हो गया इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की हेल्प से आप प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दो, एक है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की हेल्प से प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दो, ठीक है। बस इतना था। स्टार्टिंग में जो पिल्स यूज हुए थे वो डेली के नाम से थे, माला डी माला एन के नाम से थे, जिसमें पर डे प्रोजेस्टेरोन देना पड़ता था बॉडी को, तब धीरे धीरे उसका लेवल मेंटेन रहता था, ठीक है। तो पर डे लेना पड़ता था, इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी रहती थी, बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो उन सब से बचने के लिए साइंटिस्टों ने कंबाइंड पिल बनाए। कंबाइंड पिल का मतलब है उसमें प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ हमने एस्ट्रोजन भी डाल दिया, पर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। इसलिए उन गोलियों को हमने दिन के हिसाब से बनाया, पहले दिन की गोली, दूसरे दिन की गोली, तीसरे दिन की, ऐसे ही हमने पूरा 21 दिन की गोली बनाई, टोटल 21 टैबलेट, ठीक है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 21 टैबलेट्स ली जाती हैं इसके अंदर, किस दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन से स्टार्ट होते हैं? 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन तक लेते हैं? 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। टोटल कितने दिन लेते हैं? 21 डेज। कितने दिन नहीं लेते? 7 डेज।
तो जब नहीं लेते हैं तो उस समय चीजें गड़बड़ हुई, उन गड़बड़ चीजों को रोकने के लिए, क्योंकि फीमेल्स भूल जाते थे, हमने आयरन पिल्स डाल दिए। पर आयरन पिल्स लेने का मतलब है वो वाली टैबलेट नहीं ले रहे हो तो गैप भी माना जाएगा वो, आप समझ रहे हो ना, 7 डेज का गैप है, उसकी जगह आयरन पिल्स ले रहे हो आप ब्लड को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए, बस। जहां तक कोई डाउट एकदम याद रहेगा। चलो, अब हमने इसके बाद बात की थी इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में उसे एक नाम याद रखना है, डिम्पा, डी फॉर डिपोर्ट। डिपोर्ट का मीन्स होता है, जो मेडिकल अभी यहां नहीं पढ़ोगे, आप कहीं दिया ही नहीं है तुम्हारे मतलब पे, या आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे, डिपोर्ट का मतलब होता है स्लो रिलीजिंग, धीमे धीमे रिलीज होने वाला, क्योंकि कोई भी हार्मोन कभी ब्लड में स्टोर नहीं होता, ब्लड में डालोगे खत्म हो जाएगा वो तो। अब आपको इसको मेंटेन रखना है, धीरे धीरे रिलीज करना है, तो आपने इस प्रोजेस्टेरोन को मॉडिफाई किया। किसमें मॉडिफाई किया भाई? डिम्पा, डी फॉर डिपोर्ट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, यानी मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट में आपने प्रोजेस्टेरोन को मॉडिफाई कर दिया, ऐसा प्रोजेस्टेरोन जो धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड में रिलीज होगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ या ना? याद रहेगा इसको, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिम्पा, डिपोर्ट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डिपोर्ट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, याद रहेगा। चलो ठीक है, तो ये 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए इंजेक्शन आते हैं, गवर्नमेंट इसको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। फाइनली थोड़ा लंबे समय के लिए हमने बनाया इम्प्लांट, जिसको हम नॉर प्लांट, नॉर प्लांट का क्वेश्चन आया है, नॉर प्लांट भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कहां पर इम्प्लांट किया जाता है? फोर आर्म, लेफ्ट फोर आर्म में, सब डर्मल रीजन में, क्योंकि एपिडर्मिस तो वेस्कुलर होती है, डर्मिस ही तो वेस्कुलर होती है, तो वहीं तो लगाओगे जहां ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड होगा, जिससे कि डिफ्यूजन प्रॉपर हो पाए उसके अंदर, ठीक है, याद रहेगा ये वाली बात, ठीक है। नॉर प्लांट फ्रीडम 5, 5 साल तक के लिए मैक्सिमम इसकी वैलिडिटी होती है, ठीक है। जितने भी मेथड ध्यान रखना है आपको, हार्मोन बेस्ड हैं, उनके साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा हैं। सिर्फ 2 ही मेथड हैं जिसके साइड इफेक्ट नहीं है, बैरियर और नेचुरल, नो साइड इफेक्ट। पर अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूं तो इम्प्लांट का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है, 99 पॉइंट कुछ कुछ कुछ, समझ में आया? फेल्योर रेट बहुत कम है, फेल्योर रेट नेचुरल मेथड का सबसे ज्यादा है, समझ में आया? सक्सेस रेट का मतलब है ये काम करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। यहां तक समझ में आई या नहीं आई? साइड इफेक्ट तो भाई सीधी सी बात है, जो जो ज्यादा अच्छा काम करेगा साइड इफेक्ट उसका ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। ऐसी दवाएं जो तेजी से काम करती हैं तो साइड इफेक्ट उनके सबसे ज्यादा होते हैं, लाइक स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड लगा तुरंत सही, कितना भी कफ जमा हो लंग्स के अंदर, कितनी भी खतरनाक एलर्जी हो रही हो आपको, स्टेरॉइड से तो वो माइल्ड, वो एक अलग चीज है, पेन किलर अलग चीज होगी ना, ठीक है, ठीक है। तो उसके माइल्ड काम करती है, धीरे धीरे काम करती है, वो अलग तरीके से काम करती है, उसका मैकेनिज्म अलग है, ठीक है। तो जितने भी मतलब मैं कह रहा हूं कि स्टेरॉइड्स होते, तो डॉक्टर स्टेरॉइड लास्ट स्टेज में लगाता है जब कुछ काम नहीं करता, क्योंकि साइड इफेक्ट होते हैं उनके, ठीक है। तो ये तो स्टेरॉइड ही खा रहे हो, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन तो स्टेरॉइड्स हैं भाई, ठीक है। तो जहां तक कोई डाउट? अब लास्ट में मैंने बात की थी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें हमने बताया था 2 तरीके हैं, एक तो गोली आती है, गोली को हम क्या बोलेंगे? आई पिल, नहीं मिनी पिल नहीं बोलेंगे, मिनी पिल कॉम्बाइंड पिल तो खत्म हो गई, आई पिल। आई पिल में क्या होता है? RU486, क्या होगा? RU486, क्या बोलते हैं RU486 को? मिफी पेरिस्टेरॉन, क्या बोलेंगे? मिफी पेरिस्टेरॉन, ये याद रख लो भाई, ये पूछा जाता है। 2 तरीके क्वेश्चन आएंगे, एंटी एस्ट्रोजन इफेक्ट कौन दिखाता है, एंटी प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट कौन दिखाता है? तो एंटी एस्ट्रोजन सेंट क्रोमन, एंटी एस्ट्रोजन सेंट क्रोमन सहेली में होता है, एंटी प्रोजेस्टेरोन मिफी पेरिस्टेरॉन RU486, ये एंटी प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट दिखाता है, इसीलिए इसको एबॉर्शन के लिए यूज करते हैं। एमटीपी में सबसे ज्यादा यही यूज होता है, जो आज कल एमटीपी पढ़ा दिया था ना मैंने, तो हाँ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसमें सबसे ज्यादा यही टैबलेट यूज होती है, ठीक है। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक के बेबी को भी ये अबॉर्ट कर सकती है डायरेक्टली, ठीक है। पर थोड़ा बड़ा हो जाता है बेबी तो स्कैल्पल मेथड और भी वैक्यूम मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, बेबी को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। वो भी एक अलग तरीके हैं, ठीक है, उससे खैर मतलब नहीं है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो RU486 एमबीपी पैरास्टोन। पर एक क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, क्या IUD इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करते हैं? यस, पर शर्त है 72 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने इम्प्लांट कर दिया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन 72 घंटे लगते हैं फर्टिलाइजेशन होने में, पूरे ट्रैक पे जाने में, स्पर्म को उधर से ओवा को आने में 72 आवर का टाइम लगता है। अगर 72 आवर के अंदर अंदर इम्प्लांट कर दिया IUD को, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को, चाहे वो हार्मोन कंटेनिंग हो, चाहे वो कॉपर कंटेनिंग हो, वो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर देंगे, रोक देंगे, क्लियर है? बिल्कुल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करेंगे।
कॉपर का तो मैंने मैकेनिज्म बता ही दिया आपको। कॉपर अनस्यूटेबल बनाते हैं गैमीट को फर्टिलाइजेशन के लिए, और अचानक से प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दोगे, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल तुमने बढ़ाया कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा नेचुरल वाला, तो वैसे भी अबॉर्शन हो जाएगा। आई या नहीं आई? कोई डाउट यहां तक? पक्का याद हो गया? लास्ट में हमने बात की थी परमानेंट मेथड। तो परमानेंट मेथड के अंदर बस आपको इतना ध्यान, साइड इफेक्ट तो समझ में आ गए, साइड इफेक्ट सबके हैं इनके। साइड इफेक्ट में नाउसिया, वॉमिटिंग हर समय रहना, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, ब्लीडिंग कंटिन्यू रहना, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग टाइप मतलब हर समय होना, और कैंसर तो बहुत खतरनाक इसका साइड इफेक्ट था ही, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? फाइनली हमने बात की थी बेटा इसके बाद, ठीक है, परमानेंट मेथड। दो ही मेथड ध्यान रखने हैं आपको, वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट कर रहे हो, ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट कर रहे हो। वास डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होती, ट्यूबेक्टोमी इमीडिएटली इफेक्टिव होती है, क्योंकि रिमेनिंग ट्रैक के अंदर काफी सीमन होता है, स्पर्म होता है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए सफिशिएंट है। एक बात समझ में आ गई? ठीक है, मैंने बताया था अगर वासेक्टोमी कराते हो तो मेल के अंदर मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सीमन निकलेगा पर विदाउट स्पर्म। कोई डाउट? ऐसी सेम फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर oogenesis प्रॉपर होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर चलेगी, ओव्यूलेशन प्रॉपर होगा, ओवा निकलेगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, इंतजार करेगा, नहीं आएगा तो डिजेनरेट कर जाएगा, मैक्रोफेज खा जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल होगा, पर गैमीट आपस में मिल नहीं पाएंगे, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। समझ में आया? नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर एसटीडी और एड्स से प्रोटेक्ट नहीं करते परमानेंट मेथड। आई या नहीं आई? कोई डाउट? लास्ट में मैंने एमटीपी की बात की थी, और एमटीपी की बात करते हैं तो नाम ही है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी इंटेंशनली आप बच्चे को एबॉर्ट मतलब मार रहे हो। नहीं आया क्या? मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। मैंने बताया था पूरी दुनिया के अंदर एमटीपी लगभग 45 से 50 मिलियन होते हैं हर साल, जो टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का लगभग 20% या 1/5 पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है, सोचो अगर ये एमटीपी नहीं होते जनसंख्या कितनी ज्यादा बढ़ जाती, बढ़ नहीं आती भाई, इतने मिलियन लोग और होते दुनिया के अंदर हर साल हर साल। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एमटीपी बर्थ पॉपुलेशन कंट्रोल करने का कोई मेथड है, नो, ये कोई मेथड नहीं है, ये तो आप नॉर्मली कर रहे हो, क्योंकि केस बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो इनडायरेक्टली इतने बच्चे जन्म लेने से पहले ही मार दिए जाते हैं। नहीं आया? ये कोई बर्थ कंट्रोल करने का मेथड नहीं है। समझ में आ गया ना? हाँ, तो एक बात ये ध्यान रखनी है, पूरी दुनिया में एमटीपी होता है, पर इंडिया के अंदर ही सिर्फ इसको लीगलाइज किया 1971। इंडिया में ही क्यों किया? क्योंकि इंडिया में ही दुरुपयोग ज्यादा होता है। समझ रहे हो ना भाई? बिहार स्टेट को ड्राई स्टेट बनाया, बिहार ड्राई स्टेट है ना, मतलब बिहार पूरा ड्राई है ना, पटना पूरा पूरा ड्राई है, जैसे लोग डिस्कस करते हैं भाई यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, ड्राई समझते हो ना, कुछ मिलता नहीं है यहाँ पर। बस समझ रहे हो, सबसे ज्यादा स्मगलिंग यही होती है, तस्करी यही होती है, जो चीज 1 रुपए की मिल रही है वो 100 रुपए की मिल रही है, और सारे सारे मंत्री इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पुलिस वाले इसमें सब इन्वॉल्व होते हैं, सबकी कमाई के, मतलब आप समझ रहे हो ना, जहां नियम बनाए जाते हैं वहां उन, समझ रहे हो, मतलब धज्जियां सबसे ज्यादा उड़ाई जाती हैं। जानते हो वाली बात? हाँ, पटना ड्राई स्टेट है, ड्राई का मतलब यहाँ ड्रिंक नहीं मिलती, पर बहुत मिलती है, बस इतना अंतर है, आम आदमी नहीं खरीद सकता, ठीक है, जहां 1 रुपए की चीज 100 रुपए में मिल रही है, फायदा मंत्री उठा रहे हैं, पुलिस वाले उठा रहे हैं, ये सब लोग फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। समझ रहे हो? जानते हो वाली बात? हाँ, ये रियलिटी है, ठीक है। चलो, तो ऐसे ही इंडिया के अंदर, ठीक है, लीगलाइज तो किया पर धज्जियां बहुत उड़ाई डॉक्टरों ने। समझ में? लीगलाइज इसलिए किया जिससे कि पनिशमेंट तो दे पाए, हम कम से कुछ तो कर पाए, डर, थोड़ा डर तो बिठा पाए कि भाई ऐसा किया तो समझ लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंडिया में ही एमटीपी लीगलाइज है और दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है। एमटीपी किस वीक तक या किस ट्राइमेस्टर तक सेफ है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पर लेटेस्ट अपडेट कर दिया है 2017 में लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके अनुसार एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर में भी हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, पर शर्त है पहले ट्राइमेस्टर में 1 लीगल एडवाइजर, दूसरे ट्राइमेस्टर में कम से कम 2 लीगल प्रैक्टिशनर्स या सरकारी डॉक्टर। क्लियर है? तो आप एमटीपी करा सकते हो, शर्त बता दी गई है कि अगर मदर को एबनॉर्मलिटीज है, ठीक है,
उसके यूट्रस में कोई इंजरी या कोई मतलब मेंटल डिसऑर्डर या कोई भी उसकी लाइफ को थ्रेटेंड है तो आप एमटीबी करा सकते हैं, या बच्चा एबनॉर्मल है, मेंटल डिसऑर्डर है, तो आप एमटीबी करा सकते हो, इसमें कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़ जाएं। अब आज जो टॉपिक हमारा है एसटीडी और इनफर्टिलिटी, ठीक है, ये तो मैंने कल कराई दिया था, इसको तो हटाइए दो। एसटीडी और इनफर्टिलिटी, एसटीडी क्या होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, पर सही मायने में इसको डिसीज ना बोल करके इन्फेक्शन बोलो, क्योंकि एक दूसरे से फैलता है ना, इन्फेक्शन है ये, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सही है। और सही मायने में गोनेट्स कहां होते हैं? पेल्विक रीजन के अंदर होते हैं, तो पेल्विक रीजन में जब भी एसटीडी होगा तो सूजन आएगी वहां पर, स्वेलिंग बड़ा कॉमन सिम्टम है इसका, यानी इन्फ्लामेशन बड़ा कॉमन सिम्टम है इसका, ठीक है, तभी इसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। नहीं आया क्या? यानी पेल्विक रीजन में सूजन का आ जाना, ऐसी डिसीज जिसमें पेल्विक रीजन में क्या आती है? सूजन आती है, सो इट इज कॉल्ड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। और पहली बार एसटीडी में सिफिलिस का डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, और विनरल रिसर्च लेबोरेटरी में हुई थी, विनरल रिसर्च लेबोरेटरी में, तो हमने इनका एक नाम रखा विनरल डिसीज, वीडी, और क्वेश्चन हमेशा वीडी करके पूछेगा, कोई नाम नहीं पूछेगा। यस, विनरल डिसीज, ठीक है, क्योंकि विनरल रिसर्च लेबोरेटरी में इसको सबसे पहले ढूंढा गया था, आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है। इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज भी बोल सकते हो, पीआईडी। समझ में आया नहीं आया? किस एज में ज्यादा होगी? जिस एज में लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, समझ रहे हो, मेच्योरिटी कम होती है, उस एज में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, सिंपल सी बात है, क्यूरियोसिटी ज्यादा है, ठीक है, मेच्योरिटी नहीं है तो गलतियां तो होंगी, और गलतियां होंगी तो भयानक परिणाम भी होते हैं। भयानक परिणाम के अंदर आप जानते हो लाइफ भी जा सकती है, क्योंकि कई डिसीज तो ऐसी हैं जो क्यूरेबल ही नहीं है, जैसे एड्स है, नो क्यूरेबिलिटी, ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस बी, नो क्यूरेबल, क्यूरेबल ही नहीं है भाई, एक बार हो गया तो हो गया, बस उसको आप ये नहीं कह सकते कि बॉडी के अंदर अब वायरस को मार लो ना, ठीक है। हर्पीज, जेनिटल हर्पीज, क्यूरेबल ही नहीं है, जब तक और क्यूरेबल है, पर शर्त है, तभी क्यूरेबल है जब उनको अर्ली डिटेक्ट कर लो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वो भी मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिफिलिस, सिफिलिस अपना ना फर्स्ट और सेकंड स्टेज में नहीं आइडेंटिफाई कर पाया तो थर्ड स्टेज में तो मर जाएगा इंसान भाई, न्यूरोसिफिलिस हो जाती है, समझ रहे हो ना, डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन, मेंटल, मतलब खतरनाक भी मतलब हो जाएगा। तो शर्त है, 3 का तो उपचार है ही नहीं, मतलब क्योर 100% क्योर नहीं है, रिमेनिंग को अगर समय से ट्रीट नहीं किया गया, समझ रहे हो, सही से इलाज नहीं हुआ तो वो भी लाइफ थ्रेटेंड है, मतलब मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई या नहीं आई? पक्का? मान के चलें, आ गई? चलो, अब याद करने वाली चीज है, थोड़ी सी तुम्हें थोड़ी सी मशक्कत करने पड़ेगी इसके अंदर, मतलब पूछूंगा मैं तुमसे थोड़ा सा, ठीक है। तो 4 मैं बताऊंगा बैक्टीरियल डिसीज, 4 बताऊंगा वायरल डिसीज, और 1 बताऊंगा प्रोटोजोन डिसीज, ठीक है। 4 बैक्टीरियल, 4 वायरल और 1 प्रोटोजोन डिसीज, ठीक है। तो बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोन की हम बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरियल में 4, वायरल में 4 और प्रोटोजोन में 1, पर एक जनरल है, कुछ बातें एनसीईआरटी ने बोल रखी हैं कि अगर एक इंसान को एसटीडी होता है तो बेसिक सिम्टम क्या है एसटीडी के, ठीक है। तो पेल्विक रीजन के अंदर इन्फ्लामेशन होना, थोड़ी ईचिंग होना जेनिटल वाले पार्ट के अंदर, ठीक, कभी कभी ब्लस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है, कभी कभी कुछ डिस्चार्ज होने चालू हो जाते हैं, स्वेलिंग बड़ा कॉमन है इसके अंदर, ठीक है, आप समझ रहे हो। थोड़ा उस रीजन में पेन भी रहता है, पेन भी रहता है, तो इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, हल्का सा पेन, ठीक है, लोग इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, और सूजन इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, यार ठीक है ऐसे ही हो गया होगा, यही गड़बड़ है। शरीर के अंदर आपको जरा भी एबनॉर्मलिटी नजर आए, जरा भी कंफर्ट जोन से शरीर हट रहा है आपका, ठीक है, अभी नहीं, अभी तो सिलेक्शन तैयारी करो, इससे मैं तुम्हें अनकंफर्ट जोन में ही हो, ठीक है। अभी कभी कभी जैसे ख्याल आता होगा, क्या एग्जाम क्यों बनाया गया, एग्जाम नहीं होता, सिर्फ पढ़ते और सिलेक्शन हो जाता, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसा लगता है, समझ रहे हो ना मेरी बात, ऐसा नहीं लगे, ये लगे क्यों नहीं होगा भाई, हम एनसीईआरटी पूरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस पूरी कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देते हैं, ज्यादा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, समय को रिड्यूस करते हैं, टाइम के साथ काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अपनी। पर जैसा भी एक बच्चा मिला था मुझे अपनी क्लास का, था किसका था मुझे नहीं पता, ठीक है, तो सर मैं, यही तो था शायद, नहीं, मतलब मैं इतनी सी बात कहूंगा, तुम खूब पढ़ रहे हो एनसीईआरटी 10-10 बार, खूब नोट्स पढ़ रहे हो 10-10 बार, मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा,
जब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ऐसे नहीं किया, खोल के बैठ गए आराम से, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर ठीक है, फिर धीरे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पीछे, हाँ ठीक है, कुछ नहीं होगा। जब आप इंटेंशनली नहीं बैठोगे कि 1 घंटे बैठ रहा हूं, और 1 घंटे के लिए स्टार्टिंग में 30 मिनट सेट किया मैंने, सॉरी 60 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट सेट किया मैंने, बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, ठीक है। 30 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, समझ रहे हो? हाँ 30 मिनट ज्यादा होते हैं। अगर स्टार्टिंग में आपके अगर 60 क्वेश्चन को 60 मिनट लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 60 दो, पर धीरे धीरे 60 से 45 पर आ जाओ, 45 से 30 पर आ जाओ, उसको मेंटेन रखो। समझ में आया? एक दिन में नहीं होगा, पर ये होगा कब? जब ओएमआर रख के, फोटोस्टेट करा लो ढेर सारे, ओएमआर रख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पहला क्वेश्चन देख लो, यहां से यहां तक सॉल्व करेंगे 100 या 60 जो भी निकाल लिया, ठीक है, ओएमआर रख के करेंगे। अलार्म वॉच खरीद लो, मोबाइल को यूज नहीं करना है, अलार्म वॉच आती है छोटी सी 100 रुपए की, खरीद लो और टाइम सेट कर दो, 1 घंटे बाद बज पड़ेगी, जैसी बज पाए वहीं रुक दो। फिर देखो कितने क्वेश्चन किए आपने 1 घंटे में। कम किए तो अगली बार, अगले राउंड के अंदर उसको बढ़ाओ, स्पीड को थोड़ा बढ़ने की, पढ़ने की स्पीड बढ़ाओ, तेजी से पढ़ने की स्पीड बढ़ाओ। तो ये करोगे तभी चीजें एक दिन में नहीं होंगी। तुम सोचो लास्ट टाइम पर मैं एकदम कर लूंगा, कर लूंगी, नहीं होगा भाई। आज से करोगे तब हो पाएगा, अभी समय है, अभी रोज प्रैक्टिस करोगे तो चीजें हो जाएंगी। तो पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, घोटा मारने से सिलेक्शन नहीं होगा, आप सिलेक्शन होगा प्रैक्टिस से। पढ़ना सिर्फ फरवरी तक है आपको, ठीक है, फरवरी में खत्म कर देंगे, हम तो खत्म कर देंगे, ठीक है। मार्च में तुम्हें बायो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं पढ़ना। यस, 1 मार्च से। फरवरी में जूलॉजी बॉटनी दोनों ही तुम्हारी खत्म हो जाएंगी, केमिस्ट्री भी लगभग हो जाएगी, फिजिक्स भी लगभग लगभग हो जाएगी, ठीक है। एंड ही है, मतलब 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए वो बात अलग है, ठीक है। बायो तो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज अगले हफ्ते में करा दूंगा, अगले राउंड में। फिर बायोटेक और इवोल्यूशन बचेगा, ठीक है। बहुत आराम आराम से टहल टहल के मस्ती में भी पढ़ाऊंगा। तो 15 क्लास हैं, 15 तो ज्यादा हैं, 15 ही मान लो, 14 क्लास है मतलब, हाँ 2 राउंड के अंदर हो जाएगा। तो फरवरी तो जनवरी पूरा पढ़ा है, फरवरी पूरा पढ़ा है ना, मतलब हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। फरवरी की बात तुम्हें रिवीजन करना है, टेस्ट लगाने, जितने टेस्ट ये लिख लेना है कोरे कागज पर। तुम मानो ना मानो, अगर तुम मल्टीपल टेस्ट नहीं लगाओगे, 50 टेस्ट नहीं लगाओगे कम से कम, सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दो भाई। चाहे तुम्हें कितनी भी घुट रखी हो एनसीईआरटी, कितने भी नोट्स तुमने घोट रखे हो, अगर टेस्ट नहीं लगाओगे लास्ट टाइम पर, डट के टेस्ट नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरी बात ना मानो, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनकी बात मान लो, उनकी तो मानोगे भाई, मान लो एक बार को नहीं मानेंगे सर आपकी, ठीक है, तो उनकी तो मान लो। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं हजारों बच्चों से कनेक्ट में हूं, तो मैं हजारों के व्यू एक साथ बोल सकता हूं, वो तुम्हें एक अपना अकेला व्यू बताएगा, इतनी अंतर है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, चाहे वो सोचे कि मैं बिना मल्टीपल टेस्ट दिए सेलेक्ट हो जाऊं, चाहे कितनी भी तैयारी उसने कर रखी हो, टेस्ट देने पड़ेंगे, और टेस्ट से स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अपनी कमियों को इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट दिन सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, समझ रहे हो? उस दिन दिक्कतें भी होंगी, हिंड्रेंस भी होंगी, एग्जामिनर जो होते हैं वो परेशान भी करेंगे, तो तुम्हें हैबिट डालनी पड़ेगी हर चीज की। दोपहर में पेपर होगा, नींद भी आएगी, सब चीजें होंगी, तो पूरी उसी कंडीशन में अपने को टेस्ट देने सारे के सारे, ठीक है। तो हो जाएगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं, मस्त चिल, समझ रहे हो? ऐसा करो अपने ब्रेन की मैक्सिमम पोटेंशियल को एक दिन बाद यूटिलाइज कर पाओ। जो बच्चे नहीं लास्ट टाइम पे भी पढ़ रहे होंगे एग्जाम हॉल के बाहर, कुछ ना वो सिलेक्शन नहीं दे रहे हैं, वो समझ रहे हो, पापा के संग आए, मम्मा के संग आए, दिखा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत पूरी साल पढ़े हो ना, ठीक है। हाँ कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं जिन्होंने पूरी एनसीईआरटी के डेटा को 5 पेज में लिख लिया, डेटा डेटा, हर पेज पर 2-3 डेटा मिलेगा जो भूलोगे, तो उन 5 पेज को आप ले आ सकते हो, ठीक है, रास्ते में देख लीजिएगा डेटा कि हाँ ये डेटा है, वो रटने वाला चीज है ना, तो वो देख सकते हो बस। तुम सोचो कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, कि मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तुम सोचो कि मैं एक 1 शॉट में फिजिक्स पूरी कर लूंगा, 1 शॉट में बायोलॉजी चलो एक बार वो ठीक है, वो क्योंकि थ्योरेटिकल है चीजें, वो दिमाग में घूम रही हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 1 शॉट में नहीं होती, इनऑर्गेनिक एक बार को थोड़ा आ जाता है, हो जाता है, ठीक, प्रैक्टिस चाहिए भाई, ठीक है। अब बच्चा समझता ही नहीं है, चलो खैर, बच्चे को लगता है जैसे, मतलब सीधी सी बात है, जितना बेवकूफ बना लो बच्चे को, ठीक है, पूरी साल नहीं पढ़ा है तू, 3 महीने बचे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ये कैप्सूल खा ले, अच्छा सर, तो खाने को तैयार है वो, नहीं समझ में आया? बच्चे को तुम बेवकूफ बना दो, बन जाएगा वो, क्योंकि उसकी मक्कारी, उसको समझ रहे ना मेरी बात, उसने की पढ़ाई की नहीं, उसको लगा शायद कुछ हो जाए, जादू हो जाए,
भाई इतनी अकल नहीं है तो पूरी साल नहीं कर पाया तो एक दिन में क्या कर लेगा? कॉमन सेंस की बात है ना, एक दिन में तुम तीर उखाड़ लोगे? वही फिजिक्स जैसी चीज में, फिजिकल केमिस्ट्री जैसी चीज के अंदर प्रैक्टिस मांगती है भाई ये तो। कोई बेवकूफ मत बनाना अपने को, ठीक है? पूरी साल पढ़ाई, अभी टाइम पूरा टाइम है, फरवरी तक कोर्स खत्म करो और कमरे में बंद करो, ठीक है? ऑफलाइन यहाँ टेस्ट होंगे, टेस्ट दो, या अपने जो जो टेस्ट आपने मंगा रखे होंगे, पुराने पड़े होंगे जो भी हैं, ठीक है, उन पर पेंसिल वेंसिल के निशान बने उठा लेना, ठीक है, और एक बार फिर से टेस्ट दो, ठीक है? टेस्ट देने से मतलब है, उससे मतलब नहीं है क्वेश्चन क्या आएंगे तो एनसीईआरटी की वही लाइन है, ठीक है? कितने के अचीवमेंट, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, बस इस पर फोकस करना, ठीक है? और चिल रहना इसकी तरह, मजाक नहीं है, चिल रहोगे तो तुम अपनी पोटेंशियल को ज्यादा अच्छे से यूज कर लोगे। घबराहट, डर आउट कर देगा, आते हुए आउट कर देगा, समझ रही है ना? चिल, एकदम टेंशन मुक्त, समझ रहे हो? पर इतनी टेंशन लेना कि हाँ मैं अपना सिलेबस टाइम पे करूंगी, इतना मुझे करना है, ठीक है? अपना इतना तो मुझे करना ही है, सिलेबस खत्म हो जाने के बाद सारा लिख लो, ये टेस्ट देते जाऊंगी मैं और करता जाऊंगा, और ये इतना 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 मैं अपना एनालिसिस करता जाऊंगा, बस इतना करना है। ईमानदारी से अपना एफर्ट मारो, हो है ना, ऊपर वाले पे छोड़ दो यार, कुछ ना कुछ शक्ति तो होगी, ठीक है? किस्मत में बनना होगा तो बनेंगे, नहीं कुछ और बड़ा बनना होगा वो बनेंगे, कुछ ना कुछ तो बनेंगे ही भाई, मेहनत की है तो कुछ ना कुछ तो बनेंगे, बनना ही है। पर अपना एफर्ट पूरा मार देना, ठीक है? पूरा एफर्ट मार देना कि यार ये ना लगे मेरी इतनी कमी रह गई थी, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, इसे घबराना नहीं है, ठीक है? बस वापस आ जाओ, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं यहां पर 4 बैक्टीरियल, 4 वायरल और 1 प्रोटोजोन डिसीज। थोड़ा पूछूंगा, अलर्ट रहना, ठीक है? हाँ, अगर तुमने ट्रीटमेंट नहीं कराया और कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो एबॉर्शन हो जाएगा उस बच्चे का एसटीडी की वजह से। कभी कभी स्टिल बर्थ भी होती है, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, ठीक है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो अक्सर केस में हो ही जाती है, ठीक है? इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्राइन पार्ट, समझे, कॉमन है, ठीक है? इनफर्टिलिटी भाई, अगर हर समय गोनेट्स में सूजन बनी हुई है टेस्टिस ओवरी के आसपास तो इनफर्टिलिटी तो होगी भाई, लंबे समय तक बनी हुई है तो, ठीक है? और ये तो आप जानते ही हो, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव, जैसे सर्विकल कैंसर मैंने बताया था आपको, सर्विक्स का कैंसर, जेनिटल वार्ड्स, ठीक है? ये कॉमन है, बहुत कॉमन है, तो ये एक बार को पूछ लेते हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछेंगे, ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है? कोई डाउट? अरे हाँ या ना? किस एज में एसटीडी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? 15 से 24 साल वाली एज में विनरल डिसीज पर क्वेश्चन आएगा, ये 2 बात ध्यान रखने हैं आपको, क्लियर है? अब हम बात करेंगे बेटा, ये जनरल बात है, ठीक है? अगर आपको बचना है एसटीडी से तो क्या करना होगा? मल्टीपल, ठीक है, पार्टनर्स को यूज सेक्स विद द अननोन पार्टनर, इसको यूज अवॉइड करना है, कॉन्डोम को यूज करना है, ठीक है? और किसी प्रोफेशनल डॉक्टर, जरा भी डाउट हो तो दिखाना है, इससे आप बच सकते हो। ये याद करने वाला पॉइंट आ गया। अब आ जाओ, 4 पहले बैक्टीरियल में याद कराऊंगा, समझाऊंगा, फिर पूछूंगा, फिर मैं बैरल पे आऊंगा, ठीक है? एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखे पर क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने बस नाम याद कराने हैं, ठीक है? और कुछ नहीं। जैसे बैक्टीरियल डिसीज की बात कर रहा हूं, चारों याद करनी है, नहीं तो 2 पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 पर, वायरस में 2 पर, बस ये आप इतना याद तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है हर बच्चे के लिए, सारे कर लो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे सबसे पहले बात करूंगा क्लेमाइडियासिस, ठीक है? इसका पूरा चैप्टर ही है क्लेमाइडियासिस का, एमबीबीएस में पूरा चैप्टर पढ़ोगे इसका, यस, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर पूरा चैप्टर है, क्लेमाइडियासिस होती कैसे है, क्या होती है, कितनी ड्रग्स होती हैं, क्या क्या सिम्टम है, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है इसका, ठीक है? क्लेमाइडियासिस कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडियासिस कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है? ओनली फॉर नॉलेज, याद नहीं करना है। जिन फीमेल के अंदर क्लेमाइडियासिस होती है और जो बेबी कंसीव करती हैं और बेबी निकलता है तो अक्सर कर ऐसे बच्चों को आई इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है? सिल्वर नैनो सॉल्यूशंस आते हैं, वो आई में डाल करके उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? सेम ऐसा ही, ठीक है, नाइजीरिया गोनोरिया के केस में होता है, जिन फीमेल को ये प्रॉब्लम होती है तो उनके फ्लूइड के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और बेबी अगर बर्थ कैनाल से पास होता है तो उनको भी आई इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, और ये डिसीज ऐसी भी हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को भी इन्फेक्ट कर सकती हैं, पर इन पे क्वेश्चन नहीं आता, ओनली फॉर नॉलेज। क्वेश्चन तुमने इतना ही याद रखना है कि क्लेमाइडियासिस कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस,
गोनोरिया कॉज बाय नाइजेरिया गोनोरिया। ये बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, याद रहेगा। नाम में भी छुपा हुआ है, क्लेमाइडियासिस क्लेमाइडिया, मिल गया। गोनोरिया नाइजेरिया गोनोरिया, इसलिए इस पर 2 पे कम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देंगे इस पर। सिफिलिस कॉज बाय ट्रिपोनिमा पैलेडियम। सिफिलिस की भी 3 स्टेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है, बट थर्ड स्टेज की सिफिलिस है ना, इसको न्यूरोसिफिलिस बोलते हैं। डिजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन चालू हो जाता है भाई इसके अंदर। क्यूरेबल फर्स्ट सेकंड स्टेज में ही है, थर्ड स्टेज में क्यूरेबल नहीं है। एक बार डिजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन चालू हो गया फिर कुछ नहीं कर सकते भाई। समझ में आ गया, न्यूरॉन गए तो गए। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ या ना? चलो बहुत सही। तो याद हुए चारों के चारों। कैंक्रोइड कॉज बाय हीमोफिलस ड्यूक्राई, बस 4 ही पे पूछ रहा हूं मैं। कैंक्रोइड कॉज बाय हीमोफिलस ड्यूक्राई। वापस आ रहा हूं, नंबर 1 क्लेमाइडियासिस कॉज बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडियासिस कॉज बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। बैक्टीरियल है वायरल है? बैक्टीरियल है। फिर से, क्लेमाइडियासिस कॉज बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। रास्ते में एक दूसरे से पूछते हुए जाना, बस 1-2 दिन मेहनत कर लेना फिर याद हो जाएंगे, नहीं वैसे याद नहीं होती है, ठीक है। क्लेमाइडियासिस कॉज बाय गोनोरिया कॉज बाय नाइजेरिया गोनोरिया, नाइजेरिया गोनोरिया, नाइजेरिया गोनोरिया, याद रहेगा। गोनोरिया कॉज बाय गोनोरिया कॉज बाय नाइ हाँ, वाह याद हो गया तुम्हें, गोनोरिया याद हो गया। भाई क्या कर रहा है तुझे, थोड़ा फोड़ी मत कर, तोड़ दिया तूने यार। चलो ठीक है। गोनोरिया कॉज बाय नाइजेरिया, आगे गोनोरिया भूलो ना, नाइजेरिया गोनोरिया, बहुत सही। नाइजेरिया तब भूलोगे ना, गोनोरिया कॉज बाय। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात करते हैं क्लेमाइडियासिस कॉज बाय क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडियासिस कॉज बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडियासिस कॉज बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, याद है। सिफिलिस सिंपल याद रहेगी, ट्रिपोनिमा पैलेडियम, सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलेडियम। और लास्ट बची कैंक्रोइड, कैंक्रोइड, कैंक्री इज अ सिम्टम ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस का सिम्टम होता है कैंक्री, वो अलग चीज होती है, जबकि कैंक्रोइड एक डिसीज है, ठीक है। हाँ, तो हीमोफिलस ड्यूक्राई, हीमोफिलस ड्यूक्राई, हीमोफिलस ड्यूक्राई, चारों याद हो गए। किसको याद नहीं हुए हाथ उठाओ, उल्टा पूछ रहा हूं, किसी का हाथ नहीं उठा समझ लेना, सबसे फिर मैं पूछूंगा, मैं फिर मुर्गा बनाऊंगा मैं। हाथ उठाओ, किसको याद नहीं हुए चारों। तू तो पीछे क्यों बैठ गया, आगे बैठना चाहिए था ना। पीछे बैठा इसलिए तू दिख भी रहा है, आगे होता तो नहीं दिखता एक बार को। याद हुआ नहीं हुआ, हाँ या ना? यहां बुला के पूछूंगा, नहीं याद हुआ तो हाथ उठाओ, कितनों को याद नहीं हुआ। लास्ट बार, लास्ट मौका दे रहा हूं, कितनों को याद नहीं हुआ। एक, याद हुआ नहीं हुआ, आजा यहां पर आ। चल वहीं से सुना, क्लेमाइडियासिस कॉज बाय, अब खड़े रहो ऐसे ही, क्लेमाइडियासिस कॉज बाय, भी जान भी होती है ना कुछ, हाँ क्या, हाँ तो नहीं इससे पूछ रहा हूं, जान है शरीर में तो बोलो बेटा, कोशिश करो थोड़ा आवाज बुलंद बोलो ना भाई। हाँ अच्छा, बोलने में दिक्कत हो रही है, समझ गया, वैसे याद है तुम्हें, ठीक है। क्लेमाइडियासिस कॉज बाय गोनोरिया कॉज बाय कैंक्रोइड कॉज बाय और लास्ट
सिफिलिस कॉज बाय ट्रिपोनिमा पैलेडियम। बहुत क्वेश्चन आते हैं सिफिलिस के ऊपर। क्लियर है? चारों याद हो गए? तुम में से कौन बताएगा? एक, दो, चल बता। नंबर 1 गोनोरिया। गोनोरिया, ठीक है। क्लेमाइडियसिस, ट्रैकोमैटिस। सिफिलिस, पैलेडियम। ट्रिपोनिमा, पैलेडियम। ठीक है, अब कौन सा बच्चा? कैंक्रोइड, ड्यूक्राई। बहुत बढ़िया, याद हो गए सारे के सारे? पक्का? तुझे याद हुआ? नहीं, इसको आगे। हाँ हाँ, सुना एक बार। स्टार्ट। नहीं, स्टार्ट मैं ही बोलूं। गोनोरिया कॉज बाय नाइजीरिया गोनोरिया। क्लेमाइडियसिस कॉज बाय, हाँ, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। अच्छा, कैंक्रोइड कॉज बाय ड्यूक्राई। सिफिलिस कॉज बाय पैलेडियम। बहुत बढ़िया। कुछ है दिक्कत क्या? बहुत बढ़िया, बैठो। तुम में से कौन बताएगा? तुम क्यों नहीं बताओगे पीछे? हाँ तो बताओ। हाँ, अब चारों बताओ, मुझसे बुलवाओ मत ज्यादा, मैं भी थक गया। हाँ, ये पूछेगा आप। कोई नहीं कोई नहीं, हाँ सही है, बिल्कुल सही। फिर से बोल दो भाई। कैंक्रोट पूछ रहा तो बोलो दोबारा। फिर बोलो एक बार, मैं पूछ रहा हूं। कैंक्रोट का क्या बोल रहा है? हीमोफिलस ड्यूक्राई। ठीक है, अब सिफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलेडियम। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बढ़। और किससे पूछेगा तू बता? नहीं, ये बताएगा। हाँ चल, खड़े हो जा, पूछो। अरे वाह, गजब। तुम हल्के में ले रहे थे उसको भाई। हल्का नहीं है भाई, समझ गए क्या? यार अब तो याद हो गया होगा। ये इसका नाम क्या है? तेरा नाम? हाँ, सुना सकती है? आवाज बुलंद है? बुलंद चाहिए एकदम। हाँ सुना दो। मैं पूछू? पूछ। तो याद है? डिसीज कॉजिंग एजेंट। बहुत बढ़िया। हाँ, कैंक्रोइड। चलो, कोई तो अपने आप बोल, अब तू बोल रही है। तू पूछ, अब लड़कियों के लीडर्स को बनाता हूं मैं। पूछ जल्दी। ट्रिपोनिमा पहले नहीं, बताने की नहीं हो रही है, पूछने की हो रही है, सिर्फ पूछने की। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हीमोफिलस ड्यूक्राई। बहुत बढ़िया, सुपर। ठीक है, अब तो याद हो गया होगा यार। अब तीनों रो से हो गया। अरे तो बैठ जा भाई। नहीं नहीं, उसकी आवाज नहीं निकलती। बोलेगा तो बोलो, पूछो जल्दी। अब तो बैठो तुम, ऐसा शर्माने वाला काम थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं, अब नहीं भूलेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता। बोलो तुरंत, धड़ास के बोलो एकदम। तो याद हो गया बेटा चारों के चारों? पक्का? वायरस में सिर्फ 2 याद करने हैं, 2 तो याद करने ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब फिर इकट्ठे पूछूंगा अभी मैं। अभी बचे नहीं हो अभी, ठीक है। देखो, जेनेटल हर्पीज होती है, एक ओरल हर्पीज होती है। हर्पीज सुनी है आपने? जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी, मकड़ी फर जाती है। नहीं, कभी देखोगा मकड़ी को ऐसे, स्किन ऐसी हो जाती है, ऐसे हर्पीज के दाने होते हैं। ठीक है, ऐसे स्पॉट स्पॉट, मतलब ऐसे जल गई हो स्किन। ठीक है, हाँ, तो ये हर्पीज होती है, ओरल हर्पीज। ओरल हर्पीज को हमने एसटीडी में इंक्लूड नहीं किया, और जब भी क्वेश्चन आएगा ओरल हर्पीज जरूर डालेंगे ऑप्शन में, कमें कंफ्यूज करने के लिए। समझ रहे? इसलिए मैं हमेशा अलग से लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना। जब भी वो हर्पीज की बात करेगा ऑप्शन में ओरल हर्पीज भी होगा। ओरल हर्पीज को हमने एसटीडी में इंक्लूड नहीं किया। और ओरल हर्पीज किससे होता है? एचएसवी, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1। ये एसटीडी में नहीं आता।
एसटीडी में HSV2 आता है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2 1 नहीं है। ओरल हर्पीस थोड़ी ना आएगा यार, मैं सेक्सुअल की बात कर रहा हूँ, मुंह की बात कर रहा हूँ। ये पूरा फट जाता है, गर्दन फट जाती है पूरी की पूरी, यहां आ जाती है पूरी पूरी। लोगों का अक्सर मैंने कान और ये वाला रीजन देखा है ऐसा फटता हुआ। समझ में आया? हाँ, आई या नहीं आई? तो ये एसटीडी में इंक्लूड नहीं है, ऑप्शन में जरूर देगा, तो मैं मतलब कंफ्यूज करने के लिए HSV1 HSV शॉर्ट फॉर्म देगा। बच्चे छोड़ के आए थे एक बार इसलिए। यहां तक समझ में आ गया? जेनेटल वॉट्स, वॉट्स समझते हो? वॉट्स मतलब मस्से। सॉरी, जैसे मानो वजाइनल ट्रैक हुआ तो यहां पर इस तरीके से मस्से बन जाते हैं, बहुत सारे मस्से, बहुत सारे मस्से। ठीक है, ये कैंसर है। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एनी सेल इज नोन एज कैंसर। ठीक है, वजाइनल और सर्विक्स, सर्विक्स से स्टार्ट होते हैं नीचे वजाना तक आ जाते हैं। ठीक है, सर्विकल कैंसर है, इसी की तो हमने वैक्सीन की बात की थी। ठीक है, तो वैक्सीन 10 ईयर के अंदर 2, 10 से ऊपर जाओगे तो शायद 3 डोज है इसकी, तो लगवा लेनी चाहिए सबको, सबको। समझ रहे हो? आसपास जो भी फीमेल तुम्हें नजर आए, बच्ची नजर आए, बड़े नजर आए, कह दो भाई लगवा लो। ठीक है, पर 30-35 साल के अंदर अंदर लगवा लो तो इफेक्ट होता है, उसके ऊपर नहीं होता ज्यादा। ठीक है, प्रिकॉशन की लगवा लेते हैं लोग, ठीक, क्योंकि भाई अगर कोई कैंसर की वैक्सीन आ रही है तो क्यों छोड़ो भाई, कैंसर तो इतना खतरनाक है वैसे भी। ठीक है, हम तो कह रहे हैं हर कैंसर की वैक्सीन आ जाए। ठीक है, तो कम से कम कुछ हद तक तो चीजें कंट्रोल होंगी। हाँ, वो तो सबको पता ही है, लेकिन वो किस हद तक है, किस कैंसर पे प्रॉपर काम करेगी, किस पे काम नहीं करेगी। कैंसर 50 तरीके का होता है। ठीक है, कई तरीके के उसके रूप होते हैं, कई तरीके की चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें हैं। न्यूज में तो बस कैंसर की वैक्सीन, कैंसर की वैक्सीन, कैंसर की वैक्सीन बस। अब क्या है, किस रीजन पर काम करती है, किस टाइप के कैंसर पर काम करती है, बहुत सारी चीजें है ना। अब कैंसर की वैक्सीन तो ये भी है, इसकी भी है, सब पे काम करेगी। समझ में आ गया? हाँ, आई या नहीं आई? अब दो याद हो गए, एक तो समझ में आ गया, हर्पीस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2 याद हो गया। वाट्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये मैं 50 जगह पढ़ाऊंगा, अभी कैंसर पढ़ाऊंगा तब फिर इसका नाम लूंगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। समझ में आ गया? ऐसी लिवर कैंसर करता है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस, हेपे मतलब लीवर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, ऐसा वायरस जो आपके लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन कर दे, और कभी कभी इन्फ्लामेशन इतना खतरनाक होता है कि लिवर कैंसर हो जाता है। समझ में आया? तो हेपेटाइटिस बी मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस। एड्स, HIV आप जानते ही हो। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कोई डाउट? तो याद हो गई मेरी समझ से? तो वायरस में दो हैं, जेनेटल हर्पीज, ओरल हर्पीज नहीं है, ध्यान रखना, जेनेटल हर्पीज, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2। ठीक है, दूसरा मैंने कह रहा है जेनेटल वार्ट्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। दो ये हो गए, चार ऊपर वो हो गए, ये तो याद करने। प्रोटोजोन मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2, हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस। कोई डाउट? बड़ा याद हुआ पीछे? ठीक है, यही है तू, कहीं और है? यही है ना? हाँ, ठीक है, पूछ लें आठों के आठों एक साथ। तो एक और बता देते हैं, फिर इकट्ठी पूछ लेंगे। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइको, हाँ फीमेल, ठीक है। ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, ठीक है, वैजिनल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, ये बड़ा कॉमन है। ठीक है, फीमेल्स में बड़ा कॉमन है। ठीक है, अब बताओ यहां तक कोई डाउट? सारी क्यूरेबल है एक्सेप्ट 3, बस वो याद रखो, हेपेटाइटिस, एड्स और हर्पीज, जेनेटल हर्पीज। और बाद बाकी क्यूरेबल तभी हैं जब अर्ली डिटेक्ट कर लेते हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। बिगड़ गया केस तो फिर क्यूरेबल नहीं है। समझ रहे हो? याद हुआ नहीं हुआ? ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। हाँ, करते हैं स्टार्ट। पूछे? स्टार्ट। बैक्टीरियल डिसीज,
बैक्टीरियल से स्टार्ट करेंगे तो वायरस से बता दो, कोई नहीं, पूछना भी पड़ेगा। चलो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जेनिटल वार्ड्स, पैपिलोमा वायरस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, हर्पीज, हर्पीज, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। हाँ, 2 या 1? 2। ओरल हर्पीज करता है 1। ठीक है, अब क्या पूछूं, वायरस में तो कुछ है ही नहीं, हेपेटाइटिस बी और ये तो सब पता ही है, एड्स तो। ठीक है, बैक्टीरियल बताओ, बैक्टीरियल डिसीज। हाँ तो बताओ, सिफिलिस कॉज बाय, पेपिलोमा का कहाँ आ गया यहाँ, पेपिलोमा तो, हाँ हाँ, ट्रिपोनीमा पैलेडियम। ठीक है, सिफिलिस के बाद बताओ गोनोरिया, नाइजेरिया, गोनोरिया, कैंक्रोइड, हीमोफिलस ड्यूक्राई, हीमोफिलस ड्यूक्राई। क्लियर है बिल्कुल? कौन सा बचा? क्लैमाइडियसिस हो गया, क्लैमाइडियसिस, ट्रैकोमेटिस, और लास्ट में क्या था ये, ट्राइकोमोनियासिस, वेजिनालिस, वेजिनालिस। हाँ कोई नहीं, चलो देख के ही बोल दिया उसने, कोई नहीं। हाँ बैठ जाओ बेटा, पीछे वालों में से कौन बताएगा, ये हुई ना बात। ठीक है, कर दो स्टार्ट। बैक्टीरियल डिसीज, सुधांशु पूछो, सॉरी हिमांशु पूछो। नहीं नहीं नहीं, अरे उसको भी मौका दूंगा, भी उसने सब बता दिया, फिर वही पूछेगा सबसे। हाँ बता दे इसी बात पर। ठीक है, ट्रिपोनिमा, ठीक है, कैंक्रोइड, अरे हीमोफ्लस ड्यूक्राई, और कौन सी बची बैक्टीरिया में, क्लैमाइडियसिस, नाम में तो छुपी हुई है यार, क्लैमाइडियसिस, क्लैमाइडिया, ट्रैकोमेटिस, ये तो भूलने वाली है ही नहीं, समझ रहे हो? अब वायरस पे आ जाओ, वाट्स, जेनेटल वाट्स, अरे जेनेटल वाट्स, कैंसर, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हर्पीज बोलूंगा तब बोलोगे 2, HSV2, प्रोटोजोन डिसीज, प्रोटोजोन डिसीज, ट्राइकोमोनियासिस कॉज बाय वेजिनालिस। बैठो, भाई कौन बताएगा तुम में से, तुम चारों में से? हाँ, नंबर 1 हिमांशु पूछो। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जेनेटल वॉट्स, कैंसर, यस, यस, herpes सिंप्लेक्स वायरस 2, ठीक। ट्राइकोमोनियासिस लास्ट में, प्रोटोजोन डिसीज, बहुत बढ़िया। चला के ये भी लोग एड्स का एकदम तरह से नहीं बता पाते। HIV, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, बहुत बढ़िया, बैठो। अब उससे पूछूंगा जिससे नहीं पूछा है, तीनों से लास्ट में कौन बताएगा, तुम तीनों में से सबसे पहले?
उसी से पूछूंगा जो हाथ उठाएगा। कॉन्फिडेंस, ये हुई ना बात। मतलब डरो मत, दुनिया में कभी डरना मत। नहीं आता कोशिश करेंगे, आधा आएगा आधा नहीं आएगा, पर कोशिश तो करेंगे, है ना। अच्छा ये बाकी है तो अगला इसी का नंबर है अब। ठीक है हाँ, हाँ, ऐ, सुनो एक बार, जिनको एक बार नहीं आएगा सुन लो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिफिलिस, ट्रिपोनेमा पैलेडियम, गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया, ठीक है, कैंक्रोइड, हीमोफ्लस डिक्रोय, ठीक है, क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया, ट्रैकोमैटिस, बहुत बढ़िया। अच्छा जेनेटल वार्ट्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, बहुत बढ़िया। अच्छा हर्पीस, जेनेटल हर्पीस, 1 या 2? टाइप 2, यस, टाइप 2 का मतलब है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2, ठीक है। अच्छा एड्स, HIV, बहुत बढ़िया। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। लास्ट में आ गया प्रोटोजोन डिसीज, प्रोटोजोन डिसीज में आ गया क्या नाम है, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। एक बार ऐसा लगा देख लूं मैं, ऐसे ही होता है जब नकल कर रहे होते हैं ना, नहीं नकल नहीं कर रहे होते हैं, दूसरा कहता देख ले देख ले देख ले, तो अपना भूल जाते हैं उसके देखने के चक्कर में, और पेपर खराब हो जाता है। ऐसे होता है कभी? या कोई तुम्हें खूब आता हो पर क्लास में नकल चल रही है, अब तुम सब भूल जाओगे, नहीं है क्या? फिर जो नकल करा रहा होगा भाई वही कर लो जो करना है, तो कचड़ा हो जाता है सारा सारा, ठीक है। और जब आपके सामने ऑप्शन नहीं होता तो आपका दिमाग 100% एनर्जी देता है और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही। देखो कॉन्फिडेंस, ऐसे कॉन्फिडेंस लेकर के आओ ना। तुम दोनों बताओ कौन बताएगा, कोशिश कर भाई। हाँ ये हुई ना बात, ठीक है। अब तू पूछ। क्लेमाइडियसिस पूछेगी वो, उत्तर मुझे देना है, मुझे देख करके। हाँ बिल्कुल सही, आगे। सिफिलिस, सिफिलिस पूछा ना, हाँ। इधर 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 इधर, ट्रिपोनिमा पैलेडियम, यस। कैंक्रोइड, हीमोफ्लस ड्यूक्राई, बहुत बढ़िया। एक और कोई बच गया, एक और क्या हो गए? गुनोरिया, नाइजेरिया, गोनोरिया, तो सिंपल है। वायरस में हर्पीज, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1 या 2? 2, टाइप 2। एक और बचा, वाट्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, बहुत बढ़िया, ठीक है। एड्स, HIV, बहुत ठीक है। हेपेटाइटिस बी वो तो सिंपल है। अब बचा प्रोटोजोन डिसीज, प्रोटोजोन डिसीज पूछो। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, बहुत बढ़िया। देखा, और तुम बताओगे तो डर निकलेगा। समझ में आया? आई या नहीं आई? ठीक है, उसने बताया तो हम लग नहीं जाता वो इतना अच्छा बता पाएगा, तो बहुत बढ़िया बताया उसने। तुम तीनों से कह रहा हूं, अब कौन बताएगा तुम तीनों में से? चलो अब ये बताएगा एकदम सुपर तरीके से। आवाज आनी चाहिए, नहीं वहीं से बताते हैं, बुलंद है आवाज। हाँ ये बोलेगा, पूछेगा, छूट है इसको पूछने की भाई। ह्यूमन पैपी वैजिनाइस, अब तो याद हो गई होगी भाई। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, एकदम मस्त है। ठीक है, आज बहुत है भाई, इतना भी ये डिसीज याद नहीं होती है। सर दर्द होता है ये बहुत बड़ा, भूल जाते हैं। अब तुम सड़क पे जाना, किसी पूछ रहा है ये है, ठीक है। ऐसी एक दो बार रिवीजन कर लेना, एक दूसरे से पूछ करके, ठीक है। चलो खत्म। ये एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्ट आती है। कौन कौन सी क्यूरेबल नहीं है? 3, हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पीज, HIV, ये क्यूरेबल नहीं है भाई। समझ गए ना मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। इनफर्टिलिटी लास्ट टॉपिक है, खत्म। वैसे टॉपिक तो 15 मिनट का, 10 मिनट का है मुश्किल से, टाइम है तो आराम से कराऊंगा, ठीक है।
चलेगा? हाँ। अब इनफर्टिलिटी भाई इसलिए मैं आराम से कराऊंगा क्योंकि देखो तुम लोग तो गायनेकोलॉजिस्ट बन जाना। हाँ क्यों नहीं बन सकते हैं, पर मेल जैसे ऑर्थो में भी जा सकते हैं, रेडियो में भी जा सकते हैं, न्यूरो तो थोड़ा हेडेक ले लेते हैं, गर्ल्स हेडेक नहीं लेते हैं। ठीक है, बस एक बढ़िया सा हॉस्पिटल खोलो क्योंकि ज्यादा लागत नहीं लगेगी। समझ रहे हो, कहीं पुराना घर लो उसको मॉडिफाई करो अच्छा सा, ठीक है, आईवीएफ सेंटर खोलो उसके अंदर। कुछ इंस्ट्रूमेंट महंगे आते हैं पर वो सब किस्तों पर मिल जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे देना होता है उनको, जैसे अर्निंग होती है देते जाओ। ठीक है, कई स्टूडेंटों ने किया है मेरे, ठीक है, इसलिए मुझे बताया उन्होंने कि सर ठीक है, गली गली में। हाँ अच्छे सेंटर तो चल रहे हैं भाई, सब चल रहे हैं। हाँ सब चल रहे हैं क्योंकि इनफर्टिलिटी के केस बढ़ रहे हैं ना, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब तुम्हारी जैसी उम्र के बच्चे ड्रिंक कर रहे हैं, तेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, उम्र के बोला है मैंने। स्मोकिंग सुट्टा लगा रहे हैं जगह जगह जाकर के, बीड़ी बीड़ी पी रहे हैं, तो क्या होगा? इनफर्टिलिटी होगी। पॉल्यूशन अपना अलग रंग दिखा रहा है, समझ रहे हो, न्यूट्रिएंट लोगों को मिल नहीं रहे हैं, खाना प्रॉपर खा नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? इनफर्टिलिटी। पर इनफर्टिलिटी रिवर्सिबल होती है, अगर है आप ट्रीटमेंट कराओ, अच्छा न्यूट्रिशन लो, प्रॉपर एक्सरसाइज करो, देन अगेन रिवर्सिबल है। हाँ, पर लंबे समय तक इनफर्टिलिटी स्टेरिलिटी को लीड करती है। इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है, बहुत सारे कारण है इनफर्टिलिटी के। ठीक है, हो सकता है ड्यूरिंग बर्थ फेलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफॉर्मिटीज हो जाए, समझ, हो सकता है यूट्रस प्रॉपर डेवलप ना हो, तो फीमेल में हो सकता है। ओवुलेशन हो रहा है पर ओवा बाहर नहीं निकल पा रहा, इस तरीके का ओवरी का स्ट्रक्चर आ गया। ओवा निकल रहा है पर फिम्बरे और ओवा के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो फिम्बरे कभी उसको कलेक्ट ही नहीं कर पाते, वहीं रह जाता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं हो पाती, कभी नहीं आया क्या? फिर चेकअप कराया तो मालूम पड़ा यार ये डिफॉर्मिटीज हो गई है जन्म के टाइम पर, तो ओवा सब कुछ हो रहा है पर प्रॉपर ओवा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, एम्पुला रीजन तक। ठीक है, सब कुछ सही है पर सिलियरली मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, आप ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हो, ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो इनफर्टिलिटी को लीड करती हैं, फीमेल में ऐसे मेल में। स्पर्म तो है पर कम है, स्पर्म तो है पर टेरेटोजेनिक इफेक्ट यानी एबनॉर्मल उनका स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो मेरी बात? ये एजोस्पर्मिया हो रखा है, स्टार्टिंग में टेस्टिस अंदर रह गए थे, बाद में सर्जरी से बाहर निकाला तब तक जर्मिनल लेयर डैमेज हो गई थी, समझ में आया? तो एजोस्पर्मिया हो जाएगा, समझना मेरी बात? या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ठीक है, तो एआई कराना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, या फीमेल में ओवा बन ही नहीं रहे, एट्रेसिया इतनी तेजी से हुआ कि ओवा सब खत्म हो गए समय से पहले, समझ में आया? तो फिर डोनर से आपको ओवा लेने पड़ेंगे। या मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं हो रही, समझना मेरी बात? तो आपको जैसे विक्की डोनर मूवी नहीं थी, विक्की डोनर एक मूवी थी, विक्की डोनर देखी होगी, बड़ा मतलब टीवी पे भी आ चुकी है, सब लोगों ने देखी हुई है। हाँ, वो स्पर्म डोनेट करता है, ठीक है, पर स्पर्म या ओवा ऐसे नहीं ले लिए जाते किसी के भी, और ना उनके सेंटर खुले में बने होते हैं ऐसे बड़े बड़े। जितने भी आईवीएफ के सेंटर्स होते हैं उनका कॉन्टेक्ट होता है, सब मतलब बहुत वेल स्टेब्लिश्ड होते हैं और काफी मतलब, ठीक है, स्पर्म और ओवा डोनेट होते हैं, पर हर किसी के नहीं होते। जिसके भी स्पर्म ओवा डोनेट होंगे पहले उनका सारे टेस्ट होते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड होता है, वो ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, उनका बैकग्राउंड देखा जाता है, उनका फैमिली का बैकग्राउंड देखा जाता है, कितने इंटेलिजेंट है, क्या है उनका जीन, किस लेवल का है, समझ रहे हो? तब जाकर के डेटा मेंटेन होता है, तब उनका गैम जो भी स्पर्म है वो आप कलेक्ट कर सकते हो या ओवा कलेक्ट कर सकते हो, तभी उनको पैसे इतने मिलते हैं, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस है, समझ में आया? विल गेट है, एलॉन मस्क है, भाई इनके गैमीट कोई कीमत है इनकी? नहीं आई, हंसने की बात नहीं है, तू सोच, एलॉन मस्क का गैमीट, समझ रहे हो ना, तो एक नया एलॉन मस्क पैदा कर देगा ना वो तो। और बिल्कुल भाई, क्या समझती है तू? लगभग एलॉन मस्क जैसा ही होगा, लगभग, समझ में आया? ऐसा होता है, रियलिटी है, यूजेनिक्स बोलते हैं। नो डाउट यूथेनिक्स भी रोल प्ले करती है, दो ब्रांच होती है, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब है जेनेटिकल डोमिनेंसी, यूथेनिक्स का मतलब है अब एलॉन मस्क का बेटा है, तुम उसको तबेले में रखो, ना पढ़ाओ ना लिखाओ, तो एलॉन मस्क नहीं बन पाएगा, पर क्वालिटी उसके अंदर होगी, किसान का बेटा है, जब उसको आप सारी फैसिलिटी दे दो, पढ़ाओ अच्छे से, कोचिंग कराओ, टॉप रैंक फोड़ देगा कहीं ना कहीं। और तुम खेत में रखोगे तो थोड़ा टॉप 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 रैंक फोड़ देगा,
तो यूथेनिक्स भी रोल प्ले करती है। आप एलोन मस्क का गेमीट लो, उसकी ऐसी फैसिलिटी दो, उसको अच्छी जगह पढ़ाओ और उसकी अपनी इंटेलिजेंस को आगे बढ़ेगा। तभी तो आज के जमाने पर नई जनरेशन, बुरा मत मानना यार, ठीक है, मैं समझ लो, मैं बड़ा भाई बहन समझ लो, तुमने जो भी समझ लो, ठीक है, ठीक है, चाचा ताऊ जो भी तुम्हें समझना है, कई बच्चे चचा भी कहते थे मुझसे, ठीक है, हाँ, तो मतलब समझ लो, ठीक है, जो भी है। नए जनरेशन के बच्चे समझते नहीं है इन चीजों को। शादी जब भी करो, लड़के लड़की को देख के मत करो, पूरी बैकग्राउंड देख के करो। नया है क्या, जो पॉसिबल नहीं है, नहीं दिल, समझ रहे हो ना। पर एक्चुअल में रियलिटी है, क्योंकि ये समय उस थोड़ी देर का समस्या नहीं है, वो आगे की जनरेशन डिसाइड कर रही है, कर रहे हो ना तुम तो आगे की। भाई आगे की जनरेशन खराब हो गई तो तुम्हारी जिंदगी तो नरक में है, और पता नहीं कितनों की जिंदगी नरक में हो जाएगी आगे जाकर के, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के पूरी बैकग्राउंड, ठीक है, कि उस लड़के के और पीछे की बैकग्राउंड क्या है, उस लड़की की पीछे की बैकग्राउंड क्या है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, समाज में उनका क्या स्टेटस है, आप समझ रहे हो। खाली सुंदरता पे मत मर जाना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़का अपने से थोड़ा डाउन लेना, पर दिमाग से इंटेलिजेंट लेना, लड़की अपने से थोड़ी डाउन लेना, पर समझदार मैच्योर बैकग्राउंड होनी चाहिए। समझ में आया। आजकल ये भी देखा, जेनेटिकल डिसऑर्डर देखे जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल देखे जाते हैं, पर इतना देखता नहीं है कोई आम आदमी, ठीक है। हाँ, पर आप लोग डॉक्टर बन जाओगे तो हो सकता है ये भी चेक कर लो, पर होता नहीं है यार, सच्चाई तो ये है ना। चलो वापस आ जाओ। पर रियलिटी है, उस जमाने के टाइम पर लोग फैमिली बैकग्राउंड देखते थे, जब अरेंज मैरिज होती थी डायरेक्ट ऐसे नहीं देखते थे कि उसकी फैमिली क्या है, उसके परिवार क्या है। तो एक 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 जो बिचौलिया होता था ना, उसका काम था गांव में उसकी पूरी इंक्वायरी करना, पूरे, हाँ, क्या कहते हैं, अब जो भी है नाम मुझे नहीं पता। तो पूरी जन्म कुंडली देता था कि इसके घर का परिवार ऐसा है, तो ये लड़का या लड़की अच्छा है या बुरा है, फिर डिसीजन होता था, तब जाके जन्म पत्री मिलाई जाती थी। तो वो मैरिज स्टेबल थी, चलती थी। आजकल क्या है, 2 साल में डिवोर्स, ठीक है ना, हो रहा है 4 साल 5 साल में, चीजें चेंज हो रही हैं, बड़ा अजीब हो रहा है, लोगों की सोच चेंज हो रही है। तो क्योंकि उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग, इसलिए पहले बहुत तरीके से फॉलो होती थी, ठीक है। तो अब बात आती है इनफर्टिलिटी, आगे नहीं दे रखा, इसकी डेफिनेशन समरी में दे रखी है। कहां दे रखी है, समरी में। पुरानी एनसीईआरटी जिनके पास है वहां पर 1 साल दे रखा होगा, नई एनसीईआरटी की समरी में 2 साल कर दिया है, अंतर कर दिया है। हाँ, तो नई एनसीईआरटी में 2 साल। अगर कोई बिना किसी प्रोटेक्शन के, ठीक है, 2 साल तक अगर कोई बेबी कंसीव नहीं हो रहा, 2 साल तक बेबी कंसीव नहीं हो रहा, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी है, मतलब इनफर्टिलिटी का इंडिकेशन हो रहा है। मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है, तो दोनों का चेकअप होगा, ठीक है। डॉक्टर बताएगा कि यार ये चीज है, अगर खाने पीने से सही हो जाएगी, दवाओं से सही हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होती है तो हम आर्ट का सहारा ले लेंगे। आर्ट का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या है आर्ट, अब देखो कितने साल, 2 साल। समस्या इंडिया की नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है ये। हम किसका सहारा लेने वाले हैं, आर्ट। पर आर्ट को पढ़ाने से पहले मैं टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ाऊंगा। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर ही आपने पूरा बेबी बना दिया। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप जायगोट या अर्ली मोरुला और लेट मोरुला, यानी 8 और 16 सेल बना सकते हो। इसके आगे की स्टेज आप टेस्ट ट्यूब में नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक फीमेल का यूट्रस चाहिए, नो डाउट आगे जाकर के आर्टिफिशियल यूट्रस बन रहे हैं, मशीनें बन रही हैं, ठीक है, यस, ये टेक्नोलॉजी अब आने वाली है। तो सैरोगेसी की भी मदद जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में, अभी तो सैरोगेसी कर लेते हैं। सैरोगेसी समझते हो ना, हाँ, उधार का कोख या यूट्रस यानी मदर, ठीक है। जैसे मानो, हाँ, पैसे दे दो उनको खिलाओ, जैसे कोई मानो कोई ऐसा इंसान है इसके पास पैसे की बहुत कमी है, तो फीमेल कहती है ठीक है मैं आपके बेबी को कंसीव कर लूंगी, ठीक है। तो आर्ट की हेल्प से हम उसके बेबी को, मतलब इन दोनों के पेरेंट्स जो भी होंगे उनके बेबी को वहां यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे। 9 मंथ तक वो लोग केयर करेंगे उसकी बहुत अच्छे से, क्योंकि बेबी उसका उनके अंदर खिलाएंगे पिलाएंगे। फिर अगर एग्रीमेंट ज्यादा होता है तो लैक्टेशन भी वो कराएगी, क्योंकि लैक्टेशन की मैकेनिज्म उसी में होगी। वो कहते हैं लैक्टेशन नहीं कराना, हम तो बोतल का दूध पिलाएंगे, तो भाई ठीक है, एग्रीमेंट उतना ही कर लो। एग्रीमेंट होता है, प्रॉपर लिखा पढ़ी होती है, तो बच्चे को कंसीव करते हैं। लैक्टेशन तक की बात हुई है तो लैक्टेशन 6 महीने करा करके आपको बच्चा दे दिया जाएगा, तब तक उसका पूरा ख्याल भी रखना पड़ेगा उनको, और बाद में जब कंप्लीट हो जाए एग्रीमेंट, फिर पैसा जो भी पेमेंट है वो किया जाएगा, 2 लाख 5 लाख 10 लाख, ठीक है। करता कौन है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं,
जिनका भाई मतलब सुंदरता पे ही उनका काम टिका हुआ है। जैसे अभी एक आध एग्जांपल बताओ। शिल्पा शेट्टी और एक अभी लेटेस्ट है प्रियंका, लेटेस्ट न्यूज में चल रहा है ना। हाँ, प्रियंका, ठीक है, चोपड़ा। हाँ, समझ में आ गया। तो पैसा इनके पास है तो कि हम काहे को समस्याएं लें, पर ऐसे बच्चों का इमोशन रहेगा क्या? सच्चाई है ये, जेनेटिकली ऐसा हो जाता है, जब जीन सारे ही नहीं किए हैं, पर वो अटैचमेंट नहीं आता। वो है, कुछ तो नेचर की चीजें हैं, आए या नहीं आए, पर है ऐसा बेटा, ये रियलिटी है, ठीक है। अब आगे जाके तो मैंने बताया ना, आर्टिफिशियल यूट्रस बनना एआई की हेल्प से, चीजें बहुत मॉडिफाई हो रही हैं, पता नहीं इंसान इंसान रहेगा भी नहीं रहेगा। क्या? यस, जब आप सैरोगेसी कर रहे हो तो उसको लीगल क्यों नहीं करोगे भाई? कर सकते हैं, तो अब उसके लिए सब चीजें होंगी ना, तरीके से मेंटेन होंगे, कितना क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, पर बन रहा है, ठीक है। मिस यूज तो सब चीजों का होता है भाई। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? टेस्ट ट्यूब के अंदर। कर दें खत्म? कर रहे हैं खत्म? फिर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। यूट्रस, सर्विक्स, यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, और ओवरी के अंदर ओवा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कलेक्शन सेंटर से स्पर्म, कलेक्शन ऑफ स्पर्म, चाहे उसके हस्बैंड का हो सकता है या लाइका विक्की डोनर जैसे किसी डोनर का हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। हमने क्या काम किया यहाँ पर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म को कलेक्ट किया, कलेक्शन ऑफ स्पर्म, प्रॉपर प्रोसेस करके इनको स्टोर कर लिया जाता है नाइट्रोजन चैम्बर्स के अंदर, जरूरत पड़ने पर यूटिलाइज करने के लिए। ओके, अब क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ ओवा। क्या करने वाले हैं? ओवा को कलेक्ट कैसे करोगे? लैप्रोटॉमी करते हैं। क्या डायरेक्ट ओवरी से ओवा निकाल सकते हैं? हाँ या ना? यस सर, किसी काम के नहीं है। हमें क्या करना होगा यहाँ पर, डायरेक्ट यानी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एफ एस एच, हाई डोज ऑफ एफ एस एच देते हैं, जिससे कि एक से ज्यादा ओवा आगे जाकर के फॉलिकल में कन्वर्ट हो सके। भाई सेकेंडरी oocyte चाहिए ना फर्टिलाइजेशन के लिए, प्राइमरी oocyte का फर्टिलाइजेशन थोड़ी ना होगा, समझ रहे हो? तो एक से ज्यादा ओवा क्या कर सके, कन्वर्ट हो सके, आगे मैच्योर हो सके, हाई डोज ऑफ एफ एस एच। फिर फाइनली भाई लेप्रोटॉमी के थ्रू हम क्या करते हैं, वेजाइनल ट्रैक से हम इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम इनको सक कर लेते हैं। कर लिया तो थोड़ा टिपिकल है, इसलिए इसका पैसा भी ज्यादा होता है।
निकाल लिया हमने ओवा। अब हम प्रोसेस करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं। सब कुछ टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। फर्टिलाइजेशन सब कुछ कहां हो रहा है? टेस्ट ट्यूब के अंदर। फर्टिलाइजेशन जब होगा कहां होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जायगोट। जायगोट के बाद क्या बनेगा? 8 सेल मॉड्यूला। फिर क्या बनेगा? 16 सेल्स मॉड्यूला। आई आप बताओ, टेस्ट ट्यूब में आपने 8 सेल और जायगोट को बनाया तो उसको बॉडी में इंप्लांट करना पड़ेगा ना। तो 8 सेल को आप कहां डालोगे? जहां बनती है 8 सेल, फैलोपियन ट्यूब। जायगोट को भी कहां डालोगे? जहां बनता है जायगोट। कहां बनता है? फैलोपियन ट्यूब में जायगोट बनता है और फैलोपियन ट्यूब में 8 सेल स्टेज बनती है। पर 16 सेल स्टेज कहां बनती है? बनती का मतलब कहां पर काम करती है? यूट्रस के अंदर। तो जब भी आपको जायगोट और 8 सेल जो अगर आपने बनाए हैं तो इनको कहां पर इंप्लांट करोगे या ट्रांसफर करोगे? ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब। तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं जायगोट, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, यानी जिफ्ट। ZIFT बहुत पूछा जाता है। जिफ्ट जो होता है कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। ट्रांसफर्स इन फैलोपियन। आई या नहीं आई? पर 16 सेल स्टेज को कहां ट्रांसफर करोगे? यूट्रस में। तो क्या बोलेंगे? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर इन यूट्रस। समझ में आया नहीं आया? ये है टेस्ट ट्यूब बेबी। IUT और ZIFT ये किसके अंदर आते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर आते हैं। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। कौन सा बेटा? ये ओवा है, लिख देता हूं मैं ओवा। भाई कलेक्ट कर रहे हैं ना पहले तो हम जितने, भाई FSH लगा दिया ना हमने, एक से ज्यादा ओवा हमने मैच्योर करवाए, हाई इंजेक्शन देकर के FSH का। तभी तो हमें कलेक्ट कर रहे हैं ना। ये एक बैंक है जिसमें ज्यादा ओवा, भाई फीमेल एक ओवा थोड़ी देने जाएगी। FSH का इंजेक्शन दिया, हाई डोज, एक से ज्यादा ओवा निकलेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। हाँ क्या कह रही है बेटा? नहीं फॉलिकल तो यहाँ बन गए ना इसके अंदर, ओवरी के अंदर। हाँ तो इधर FSH लगाया हमने, जो सेकेंडरी साइड हम ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कर पाए। प्राइमरी साइड कलेक्ट करके क्या करेंगे हम? हमें तो सेकेंडरी साइड चाहिए। हमने इंजेक्शन लगा दिया FSH, कलेक्ट कर लेंगे। वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी में क्या? उसमें ओवा कलेक्ट कर सकते हो उससे, समझ रहे हो? नहीं समझो मेरी बात।
अगर ओवा चाहिए तो वो दे सकती है, ओवा को, ओवा तो बनना है ना। स्पर्म चाहिए तो वो दे सकता है स्पर्म, पर स्पर्म इजैकुलेशन से नहीं दे सकता। यूट्रस को कर सकते हैं यूज। नहीं, फिर वो अलग, ये तो अलग चीज होगी ना, ये तो आईवीएफ अलग है, नेचुरल थोड़ी ना कंसीव कर सकते हैं, वो तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना। यानी नेचुरल वो नहीं चाहते हमारा बच्चा कंसीव हो, ठीक है। वैसे तो सर्जरी से आप खोल करके सर्जरी से वो भी कर सकते हो, वो तो एक अलग चीज हो गई ना, जब करवाना ही होगा तो वो अलग चीज हो गई। पर पुअर है उसकी रिवर्सिबिलिटी। अब ये तो अलग चीज होगी ना, आप टेस्ट ट्यूब के अंदर आप बना रहे हो बच्चा, तब इम्प्लांट कर रहे हो। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब हम बात करेंगे आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एक स्लाइड में सारा खत्म कर दूंगा मैं। आर्ट, आर्ट यानी कला, ART, आर्ट एक ऐसी कला जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं, जिससे हम, भाई, आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आई, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इन विट्रो और इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे इन वीवो नहीं, इन विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, इसी को बोलते हैं एक्चुअल में IVF। इन वीवो को नहीं बोलते, यानी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। जब शरीर के बाहर तुम फर्टिलाइजेशन करोगे, एम्ब्रियो को टेस्ट ट्यूब के अंदर बनाओगे, तो बॉडी में किसको ट्रांसफर करोगे? एम्ब्रियो को तो करोगे। तो इसमें क्या आता है? एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब ET, शॉर्ट फॉर्म मत भूल जाना सबकी। यहां तक कोई डाउट? जबकि यहां हम किसकी बात करेंगे? इन वीवो, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। वीवो का मतलब है नेचुरल, बॉडी के अंदर, लिविंग कंडीशन में। इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इसको IVF नहीं बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। अगर मैं इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन की बात करता हूं, तो इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे। भाई अंदर फर्टिलाइजेशन करा रहे हो तो गैमीट डालने पड़ेंगे बॉडी के अंदर, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। नहीं, इसमें गैमीट ट्रांसफर करोगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर करोगे? गैमीट करोगे ना। भाई अंदर आपको फर्टिलाइजेशन कराना है तो गैमीट डालने पड़ेंगे अंदर। आई या नहीं आई? यस या नो? चलो, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, आई या नहीं आई? तो आप क्या ट्रांसफर करोगे जरा बताओ यहां पर? गैमीट ट्रांसफर। क्या करोगे? गैमीट ट्रांसफर करोगे। जबकि यहां पर क्या ट्रांसफर कर रहे हो? एम्ब्रियो। अब समझना, अब मैं वापस आ रहा हूं। इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो टेस्ट ट्यूब पे भी आएगा,
एक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आएगा, एक तो आएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी तो पढ़ के चुके हो अभी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या क्या आता है? दो चीजें बताई थी मैंने, एक तो इंट्रा आई यू टी, दूसरा क्या आएगा? जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इसमें कोई डाउट है? अभी करके चुके हैं। दूसरा हमने किसकी बात की? इंट्रा साइटो प्लाज्मिक स्पर्म, क्या बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन को? ICSI। क्या होता है भाई ICSI? मान लो कोई मेल है, वो जिद्दी है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, पर मुझे अपने ही गैमीट से बच्चा चाहिए, मैं किसी डोनर के गैमीट नहीं लूंगा। समझना मेरी बात। डॉक्टर के पास जाता है कि भाई तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा, तू बस मुझे मेरा बच्चा दे दे। क्या पॉसिबल है? यस। हमने उसकी फीमेल का ओवा निकाल लिया। समझना मेरी बात, क्या निकाल लिया? ओवा। उसको एजोस्पर्मिया था। क्या था उसको? एजोस्पर्मिया। तो भाई 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो डॉक्टर मशक्कत करेगा, ढूंढो उसकी टेस्टिस के अंदर का एक दो स्पर्म मिलेंगे, मरे हुए मिले तो निकाल लो। यस, हमें न्यूक्लियस चाहिए। उसे स्पर्म से कुछ ही नहीं करवाना है, उसके न्यूक्लियस को बस इसके साइटोप्लाज्म में डाल देना है। समझना आया? मतलब एजोस्पर्मिया है, टेराटोजेनिक मिल रहे हैं तो ले लो। टेराटोजेनिक समझते हो ना, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर। निकाल लो एक स्पर्म, 1 करोड़ रुपए दे रहा है भाई। ठीक है। हाँ, आईवीएफ महंगा है भाई, 10 लाख रुपए तो बड़े कॉमन है आईवीएफ के अंदर। हाँ, तो डिपेंड करता है आईवीएफ किस स्तर का करा रहे हो। छोटे मोटे स्तर का है तो बात अलग है, 2-4 लाख रुपए में भी काम हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ उनसे, गायनेकोलॉजिस्ट बन जाओ, आईवीएफ सेंटर खोल लो, बढ़िया। ठीक है। क्या कह रहा है? यही बनना है? बढ़िया है। तो ज्यादा हेडिक नहीं है ना, अपने अंडर में 4-5 जूनियर डॉक्टर को रखोगे तुम्हें तो चिल मारो तुम तो अपना। ठीक है, बस कोई मेजर सर्जरी हुआ करे तो जाया करो, बाद बाकी में इंस्ट्रक्शन दिया करो जा करके। ये तो कर रहे हैं लोग, एक्चुअल में ये हो रहा है। बेहतर तो सारी हैं, पर हमें क्या चाहिए कि पैसा भी आए और चिल मार के आए। नहीं आया क्या? मतलब हाँ, अच्छा है तो ठीक है, शादी कर लेना पीडियाट्रिक्स से। तुम्हें गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, तुम पीडियाट्रिक्स बन जाओ, गायनेकोलॉजिस्ट बन जाओ। हाँ? कचरा। सिर्फ और सिर्फ रेडियो, ऑर्थो। समझ रहे हो ना, ये टॉप ब्रांच में आते हैं रेडियो और ऑर्थो। और चलो पहले सिलेक्शन लेते हैं। रेडियो की टॉप रैंक रेडियो की जाती है, मक्कारी नहीं। मतलब देखो हर चीज, देखो उस पैसे का क्या काम तुम उसको सुखी ना ले पाओ। अब तुम्हें थोड़ी ना करना होता है, तुम करोगे, उसके लिए तो टेक्नीशियन स्टाफ रखोगे। समझ रहे हो? तुम तो एक 40 चैम्बर में बैठोगे, बस एक साइन चिड़िए बिठा दोगे, खत्म। तुम्हें थोड़ा कुछ करना है भाई। टेक्नीशियन के कोर्स होते हैं, वो आते हैं, वो करेंगे सारे के सारे काम। लैब टेक्नीशियन तमाम है, स्पेशलिस्ट। समझ में आ गया? चिल लाइफ है एकदम, पर सोच समझ के काम करना है कि हाँ अच्छा करना है, बढ़िया करना है, पैसे भी कमाने हैं नो डाउट, ठीक है, पर ईमानदारी से काम करना है ना। कि गायनों वाले बहुत ज्यादा गंदगी करते हैं। मेरी बिटिया हुई थी, तो मेरी बिटिया को, हाँ, एथरोस्क्लेरोसिस बताकर उसको, सॉरी वो क्या कहते हैं उसको, लंग्स कोलैप्स बता करके उन्होंने, ठीक है, 3 दिन उस पर वेंटिलेटर पर रखा जबकि वो नॉर्मल थी।
बाद में मालूम पड़ा उनका वेंटिलेटर काम ही नहीं कर रहा था, खराब था कई दिनों से। मुझे तभी से मुझे लगा कि ये लोग मतलब बस पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, बहुत मतलब गंदगी है। तो डॉक्टरों से नफरत सी होने लगी है मुझे। है, कोई एक्शन नहीं ले सकते डॉक्टर, पहुंच इनकी ऊंची हो जाती है ना, फिर क्या एक्शन ले लोगे आप। ठीक है, ये तो मैंने इंटरनल मुझे मालूम पड़ा कि उनका वेंटिलेटर खराब है, वो तो कह देंगे अभी कल ही खराब हुआ है, क्या कर लोगे आप। तो टेक्निशियन स्टाफ से मालूम पड़ा सर वेंटिलेटर तो 3 दिन से खराब है। तब मैं शॉक्ड हो गया, ये क्या है भाई। करें आगे। करप्शन सब जगह है, सही बात है। इसमें अच्छा, तो भाई उस इंसान की जिद है कि मुझे मेरा ही बच्चा चाहिए। तो हमने कोई नहीं, माइक्रो निडल्स आते हैं, बहुत माइक्रो के लेवल पर होते हैं, पर इतना बना नहीं पाऊंगा मैं, समझा दे रहा हूं। हमने कहा भाई तुझे तेरा ही बच्चा मिलेगा, टेंशन क्यों कर रहा है। हमने माइक्रो निडल की हेल्प से उसकी टेस्टिस से एक स्पर्म निकाला और उसकी फीमेल के ओवा में इंजेक्ट कर दिया, ये कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, हो गया फर्टिलाइजेशन, हमने इंजेक्शन की तरफ फर्टिलाइजेशन कर दिया, कहते ना इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आई या नहीं आई, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, सिंपल। ठीक है, अब जायगोट बन जाएगा, जायगोट बना करके तो सेम मैकेनिज्म भी है ही। अब गैमीट ट्रांसफर की बात करता हूं। गैमीट ट्रांसफर में आप मेल गैमीट भी ट्रांसफर कर सकते हो, फीमेल भी कर सकते हो, हाँ या ना। अरे हाँ ना तो बोल दो। भाई मेल गैमीट ट्रांसफर कर रहे हैं, फीमेल गैमीट ट्रांसफर कर रहे हैं। अब मेल गैमीट कहां का ट्रांसफर कर सकते हो भाई, आर्टिफिशियल, जैसे आज की डेट में मेल के केस में किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ठीक है, तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं। छोड़ो, एनिमल के केस में बात करते हैं। पहले के टाइम पर क्या होता था, मुझे याद है, आसपास कई गांव होते थे, एक गांव में अगर कोई अच्छा सा युवराज जैसा, युवराज याद आया, भैंसा, कई करोड़ रुपए का था भाई, वो 2 करोड़ का था ना, कितने का था, 2 करोड़ का था ना। हाँ सोचो, एक भैंसे की कीमत, तो उसको उसकी बोली लग गई थी इतनी इतनी कि 2 करोड़ में तो ये भैंसा दे दो, बेच दो, नहीं नहीं बेचूंगा। है, एक 2 करोड़ रुपए कीमत लगी थी उस भैंसे की, लाख। हाँ न्यूज में आया था, डीएनए न्यूज, सब कितनी न्यूजों में आ गया था, कोई 2 करोड़ का भैंसा, सब लोग देखने में लग गए क्या है भाई इसमें, क्यों नहीं बेच रहा, भाई हम होते तो बेच देते। तो उसने बताया मैं इसलिए नहीं बेचता, मैं इसका सीमन बेचता हूँ, करोड़ों रुपए का तो उसका सीमन बेच दूंगा मैं, नहीं आया क्या, इसका सीमन एक्सपोर्ट होता है बाहर। आई, ये किसान नहीं था, वो बिजनेसमैन किसान था। आई, तो आज की डेट में यही टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए काम नहीं कर रही है, ये जानवरों पे भी काम कर रही है, और अच्छा खासा पैसा है। हाँ बिल्कुल भाई, इतना महंगा उसके पास है, सिक्योरिटी तो रखेगा भाई। करोड़, भैंसा करोड़, नहीं आया क्या, समझ रहे हो, उसका सीमन बाकायदा नाइट्रोजन चैम्बर में वो सप्लाई करता है पूरी दुनिया के अंदर, अदर कंट्रीज में डिमांड है भाई उसकी, बढ़िया भाई, क्योंकि उससे कितने सारे एनिमल आएंगे बड़ी सुपर नस्ल वाले, तो उनकी कितनी कीमत होगी, यही तो है, तभी तो मैं कह रहा हूँ एलॉन मस्क, बिल गेट्स, इनके सीमन की कीमत है इनकी क्या, समझ में आ गया। हाँ अब आ जाओ वापस। तो ऐसे केस के अंदर हम करते क्या है, सीमन को वजाइनल ट्रैक में इंजेक्ट कर देते हैं, सिंपल। पर सोचो मानो कि सीमन का अमाउंट कम है, तो वजाइना में डालोगे क्या यूट्रस में डालोगे, यूट्रस में। अगर अमाउंट कम है, ओलिगो स्पर्मिया हो रखा है, ओलिगो जू स्पर्मिया, तो भाई वजाइना में डालोगे तो मर जाएंगे ना सारे के सारे, कम है तो यूट्रस तक पहुंचा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 जगह इंसेमिनेशन हो सकता है, वजाइना में हो सकता है या यूट्रस में हो सकता है। वजाइना में अगर अमाउंट ठीक है, अमाउंट कम है, ओलिगोजूस्पर्मिया है, तो आप यूट्रस में इंसेमिनेशन करोगे। आई या नहीं आई, वजाइना में इंसेमिनेशन को बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं, हाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, समझ में आ गया। और यूट्रस के अंदर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ट्रांसफर नहीं होगा, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, बस।
तो मेल गैमीट ट्रांसफर के अंदर दो चीजें आएंगी, क्या क्या आएगी? इंट्रा यूट्राइन इनसेमिनेशन, IUI, जबकि यहां क्या था? IUT। कंफ्यूज कर देंगे दोनों को, दोनों ध्यान रखना। एक इन वीवो में है, एक इन विट्रो में है, एक इन वीवो में है। और दूसरा क्या आएगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नहीं आई? अगर सीमन को यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हो या सीमन को वजाइना में ट्रांसफर कर रहे हो, वजाइना में कर रहे हो तो AI, यूट्रस में कर रहे हो तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आई या नहीं आई? भाई यूट्रस तक पहुंचा दिए तो आसानी से ओवा तक पहुंच जाएगा। कम है तो, ज्यादा है तो आप यहीं डालोगे, इससे कि बेस्ट गैमीट ऊपर तक पहुंचेंगे। कोई डाउट? और फीमेल गैमीट ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए एक ही टेक्निक आती है, गिफ्ट, GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। गैमीट कलेक्ट फ्रॉम डोनर, क्योंकि उस फीमेल के अपने गैमीट नहीं बन रहे थे, तभी वो ये कराएगी। यानी यहां पर क्या होता है? ओवा कलेक्ट फ्रॉम जो भी डोनर होगा। आई या नहीं आई? खत्म। कोई भी लेवल का क्वेश्चन कर लो, सब लेवल क्वेश्चन तुम्हारे इससे सॉल्व हो जाएंगे। इन वीवो में क्या आता है, इन विट्रो में क्या आता है, ठीक है। बट कंफ्यूजन एक होता है, जैसे एनसीईआरटी में जो दूसरा पैरा दे रखा है, दूसरे पैरा दे रखा है, तो दूसरा पैरा इन वीवो का दे रखा है, पर इन वीवो वाले पैरा के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है, ध्यान से देखोगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये दे रखा है ना। तो बच्चों को लगता है ये इन वीवो में आता है ना, ये इन विट्रो में आता है। इसलिए एनसीईआरटी कंफ्यूजन ना हो तो बस तुम्हें ये रखना है, ये वाला, ये बस एक चार्ट याद रखना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व। देख लेते हैं तुम कर पाते हो नहीं कर पाते हो, जरा बताओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बिल्कुल सही। ट्रिपोनीमा पैलेडियम, बताओ। यस, यहां किसकी पूछी है उसने? विनरल डिसीज पर कौन सी? वायरल। कौन सा हो जाएगा बताओ? रिदम मेथड, यस। ये बहुत बड़ा है, आप तसल्ली से कर लेना। ये बताओ। कौन सा आएगा? यस, हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा, इसीलिए इसको जिफ्ट कराना पड़ेगा। दो, कौन सा आएगा? इंट्रा या इंटर? अच्छा, जायगोट ये आएगा, सेकंड आ जाएगा। क्या ICSC उसमें आएगा नहीं? ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आएगा इंट्रा या इंटर? सेकंड आएगा ना। यस, ICSI, क्योंकि इसको ओलिगोजूस्पर्मिया भी है और एजोस्पर्मिया है ही नहीं लाइव स्पर्म, उठा के जैसा मिल जाए निकाल करके हम ICSI कर देंगे उसका। यस, क्योंकि जायगोट होगा नहीं, एम्ब्रियो फोल वाला होगा नहीं, एम्ब्रियो 2 होगा नहीं, तो मोरुला, लेट मोरुला सही, 16 सेल वाला ही तो मोरुला ही होता है, 16 सेल स्टेज भी मोरुला होती है। चलो भाई, कुछ मैं कराता हूं, कुछ मैं तुम्हें होमवर्क के लिए देता हूं। हाँ, सी बिल्कुल सही, 3 थर्ड बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, जिफ्ट, बट वन इज रॉन्ग। कौन सा रॉन्ग होगा जिफ्ट रिलेटेड? एमरे विद मोर देन 10 ब्लास्टोमियर आर
ऑल्सो ट्रांसफर इन द ना, बिल्कुल सही, यूट्रस में होगा ये तो, सही पकड़े। IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। कॉमन है, कर लोगे। अब बात बाकी कर लेना, ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ये तसल्ली से करने वाले हैं, ठीक है, बोर्ड पर नहीं होंगे, काफी क्वेश्चंस हैं, कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, होमवर्क में दे दे रहा हूँ। ओके, टाइम भी हो गया क्या? हो चुका है ना? एक्स्ट्रा हो गए हैं? आज एक्स्ट्रा नहीं है, आज तो आज रुकना मत मुझे, है ना? नहीं, अभी मेरा एक्चुअल में आज फिजियोथेरेपी करा भी पाऊंगा नहीं करा पाऊंगा, 4 बजे फ्लाइट है। फिजियोथेरेपी में 2 घंटे